चलिए, गुड मॉर्निंग। तो बात करते हैं आज बिहार दरोगा बैच के बारे में। आज से आपका बिहार दरोगा के लिए एक टारगेट बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसका आज पहला क्लास है। और पहला क्लास बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है। और इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या हमारे साथ ये बैच रनिंग होगा, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्या आप क्लास करके ही आप रिजल्ट ले पाइएगा, या क्लास के अलावा अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो क्या आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, कौन कौन से बुक को आपको फॉलो करना है, किस किस सेगमेंट पे ध्यान देना है, किस किस टॉपिक से जो है आपका क्वेश्चन आता है बिहार दरोगा में, पीटी में किसका वेटेज ज़्यादा होता है, मेंस में किसका वेटेज ज़्यादा होता है, यही सब पे जो है बेसिकली हम चर्चा करेंगे। और हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरा बैच परचेज कर लीजिए, अभी बैच परचेज नहीं कीजिएगा। आवाज़ कम कर लीजिएगा, हो आवाज़ आ रहा है। बैच अभी नहीं परचेज कीजिएगा, पहले पूरा आप जानकारी ले लीजिए, जान लीजिए। आप मेरे कंटेंट को देख लीजिएगा, मेरा कंटेंट आपको पसंद आएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आएगा, आपको जब विश्वास हो जाएगा तब जाकर के मेरा बैच आप परचेज कीजिएगा। और हम पढ़ाएंगे वही जो किताब में दिया हुआ है, हम पूरा चीज़ हम समझा देंगे, पूरा चीज़ ओपन कर देंगे। कमेंट आया है कि आपका टेस्ट सीरीज भी लिए हुए हैं, ये भी बैच लेना पड़ेगा भैया। हम सारा कुछ हम आपको इस बैच में आगे हम बता देते हैं, सोनू सरगम जी सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। कोई भी जो है मतलब पर्दा में बात नहीं होगा, एकदम पारदर्शिता के साथ बात होगा, पर्दा के अंदर नहीं, पारदर्शिता के साथ हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम सबसे पहले आपको जो समझाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम समझाने जा रहे हैं आपका जो बिहार दरोगा का पीटी और मेंस। जानते हैं कि 3 चरण में ये एग्जाम होता है। ये जो आपका एग्जाम होता है टोटल 3 चरण में एग्जाम होता है, 3 चरण में, जिसमें पहला का अगर हम बात करें तो पहला आपका हो जाता है पीटी, दूसरा आपका हो जाता है मेंस, और तीसरा अंतिम हो जाता है आपका क्या, फिजिकल। फिजिकल जिसमें पीटी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मेंस और फिजिकल ये दोनों पर जो है आपका मेरिट डिसाइड होता है। और वहीं बात कर ले तो इसमें एक आपका हिंदी क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें 30% आपको लाना रहता है। तो हिंदी जो है ये आपका अब बाद में क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो यहाँ पे दिया हुआ है विषयवार विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी कि विगत वर्षों में कैसे कितना पूछा गया वो हम बताते हैं। राजीव कुमार सर, आपका बिहार दरोगा टेस्ट बहुत मस्त है, बट और क्विज आप दीजिएगा, क्विज टेस्ट लीजिएगा। देखिए राजीव कुमार, एक्चुअली हकीकत ये है कि हम अपने इस फील्ड में इस शुरुआत में हम अकेले हैं। मेरे ना आगे कोई है, मेरे ना पीछे कोई है, मेरा ना कोई एडवाइजर है, नहीं मेरा कोई सहयोगी है, नहीं मेरे पास अभी कोई इन्वेस्टर है, या कह ले तो नहीं मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाला है। जो भी चीज़ करते हैं, एप्लीकेशन पर लाइव करना हो, टाइपिंग करना हो, पीपीटी बनाना हो, कंटेंट कलेक्ट करना हो, सब कुछ हम अकेले करते हैं। तो थोड़ा सा मेरे साथ ये भी मजबूरी है, इसको मजबूरी आप समझ लीजिए, लेकिन भरोसा रखिए हम धीरे धीरे वो भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि क्विज बनाना हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं, और क्विज हम बहुत बैच में दिए हुए भी हैं। तो देंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा सहयोग का आपका जरूरी है, अभी थोड़ा सा कष्ट आप कर लीजिए, फिर आपके थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो हम इसमें बात कर लेते हैं विषय विगत वर्ष जो आपको प्रश्न पूछा गया है, जिसमें सबसे पहले इतिहास। इतिहास का कहा जाता है कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, जीके जीएस का कोई भी एग्जाम हो, वो जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अगर इसका हम बात करें, प्राचीन भारतीय इतिहास का, इसका जो रेशियो रहा है दोस्तों विगत, ये आपका 64 पोस्ट जो एक्साइज का हुआ है, 28 पोस्ट के पहले 28 पोस्ट भी आपका एक्साइज का हुआ था, 28 पोस्ट, और इससे पहले जो आपका 64 पोस्ट एक्साइज का हुआ है वो डाटा हम उठा करके लाए हैं। इसमें देखा गया कि आपका 3 से 4 क्वेश्चन एंशिएंट का रहता है, किसमें, तो ये पीटी का है। जहां मेंस का बात आएगा वहां पे मेंस लिखा हुआ है। थोड़ा सा कमेंट और हम नीचे कर देते हैं ताकि हमको भी दिखे। चलिए,
तो ये था आपका प्राचीन भारतीय इतिहास जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन। इसके बाद आगे आपका आता है मध्यकालीन। मध्यकालीन का अगर देखा जाए अभी तक जो रेशियो रहा है आपका, अभी तक जो रेशियो रहा है ये रहा आपका कितना दोस्तों, तो मध्यकालीन का 2 से 3 क्वेश्चन आता है। और कभी कभी अपवाद में देखिएगा मिडाइवल हिस्ट्री से पूछता नहीं है, मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन कभी कभी देता नहीं है, लेकिन ऐसा एक ही बार हुआ है। रेशियो मान करके चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपका रह सकता है। अब सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेबस में है तो इसको स्किप क्यों करेंगे। इसके बाद आपका हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास। इसका वेटेज किसी भी एग्जाम में जो आपका जीके जीएस बेस्ड होता है उसमें ज्यादा रहता है, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपका जो है किसका रहता है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री। टोटल मिला लीजिएगा तो 4 रख लीजिए, 4 3 7 6 13 2 15, 15 क्वेश्चन एवरेज आपका जो है किसमें, ये बिहार दरोगा में आपका हिस्ट्री से रहता है। ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। पीटी में कितना मार्क्स लाना होगा हम सब बता देंगे महाराज। ऐसे थोड़ी कट ऑफ पहले डिसाइड होता है किसी भी एग्जाम का, कभी डिसाइड नहीं होता है, वो तो एक अनुमानित होता है ना इतिहास। इसके बाद आगे जब बढ़िएगा तो यहाँ पे दिया हुआ आपका भारतीय राज व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी। यहाँ पे किसका चर्चा किया गया है, पॉलिटी का चर्चा किया गया है। और पॉलिटी का रेशियो देखिएगा अगर आप लोग, तो पॉलिटी में जो है 7 से 8 क्वेश्चन ये किस में है, ये पीटी में है। 7 से 8 क्वेश्चन किस में है, ये आपका पीटी में है। पहला एग्जाम जो आपका होता है उसमें आपका 7 से 8 रहता है पॉलिटी का। वहीं मेंस में जाकर ये पॉलिटी चेंज हो जाता है और इसका रेशियो बढ़ करके जो आपका 12 से 13 चल जाता है। पॉलिटी का देखिएगा मेंस में रेशियो बढ़ करके जो आपका कितना हो जाता है, तो ये आपका 12 से 13 हो जाता है, 12 से 13। और मेंस में बहुत अच्छा खासा योगदान होता है किसका, तो ये आपका इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज व्यवस्था का, भारतीय राज व्यवस्था का। ठीक है, कॉल आ रहा है, 1 मिनट, स्टूडेंट का ही होगा, चलिए कट गया। इसके बाद आगे आगे आपका आ जाता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भूगोल। भूगोल, भूगोल का अगर हम चर्चा करें, भूगोल में आपका है भारत का भूगोल। सबसे पहले भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी से जो आपका क्वेश्चन रहता है वो 8 से 10 क्वेश्चन रहता है इंडियन ज्योग्राफी से। वहीं विश्व का भूगोल जो है इसका वर्ल्ड हिस्ट्री के तरह जो है इसका डाटा रहता है, एक तरह से उसी रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। 1 से 2 इसको भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी बढ़ करके ये आपका 3 भी चल जाता है। मतलब वही रखिए ना, 2 क्वेश्चन एवरेज रखिएगा, बीच का रखिएगा 2 क्वेश्चन। आगे आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का अगर हम बात करें तो अच्छा खासा वेटेज बढ़ा दिया हाल के एग्जाम में, इकोनॉमिक्स का जो है वेटेज अच्छा खासा बढ़ा दिया है। और 12 से 13 क्वेश्चन आपका दरोगा में इकोनॉमिक्स का रहता है, 12 से 13 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का रहता है। और अंग्रेजी का हम बात कर ले, इंग्लिश का बात कर ले, तो ये आपका अपवाद है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, 1 से 2 क्वेश्चन ये पूछ लेता अंग्रेजी। इसके बाद आपका हिंदी, हिंदी का अगर हम बात कर ले तो हिंदी भी आपका अपवाद है, 1 से 2 क्वेश्चन ये भी रहता है। और उसके बाद आ जाता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका साइंस का, साइंस, विज्ञान, विज्ञान, साइंस। साइंस में बात कर ले तो साइंस को जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया है, 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका आ जाता है पहले रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री का अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में, तो बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में आपका जो केमिस्ट्री रहता है ये 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। वही फिजिक्स का अगर हम बात कर ले तो फिजिक्स आपका जो है 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। और बायोलॉजी, बायोलॉजी का बात कर ले तो 6 से 7 क्वेश्चन ये एवरेज में रहता है। तो 6 6 12 12 12 7 19, मतलब एवरेज रखिएगा 20 क्वेश्चन आपका साइंस का रहता है, साइंस का रहता है। इसके बाद आपका आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है समसामयिक घटना, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट आपका पीटी एग्जाम में आ जाता है कि जो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है, ये आपका जो है रिजल्ट डिसाइड करता है। कौन सा, तो करंट अफेयर्स। हाल में आपका 28 पोस्ट का एग्जाम हुआ है, एक्साइज 28 पोस्ट का एग्जाम हुआ है, जिसमें करंट जो है एवरेज देखिएगा तो 27 करंट अफेयर्स आपका पूछ लिया था, 27। सिर्फ और सिर्फ किससे पूछ लिया था पीटी में, तो करंट अफेयर्स से, समसामयिक घटना से पूछ, ठीक है। किसमें, तो ये आपका पीटी में पूछा था। तो इसका एवरेज देखिएगा तो एवरेज रेशियो रहता है आपका 20 से 25, 20 से 25 एवरेज मान लीजिएगा। इसके बाद आप मिसलेनियस में चल जाइएगा, विविध में, जिसमें आपका आ जाता है दिवस आ जाता है, किसी का मुख्यालय आ जाता है, राजधानी आ जाता है, करेंसी आ जाता है। ये सब का क्वेश्चन अगर देखिएगा तो 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। ये सब किसका हो गया पार्ट, तो पीटी का हो गया। और इसी संदर्भ में यहीं पर हम बात कर लेते हैं आपका एक मेंस का। मेंस का अगर हम बात करें तो मेंस में क्या होता है दोस्तों, मेंस में आपका करंट अफेयर्स जो है एकदम हट जाता है। मेंस में आपका क्या होता है, ये करंट अफेयर्स हट जाता है। और मेंस में करंट अफेयर्स की जगह क्या आ जाता है, तो एक आपका आ जाता है मैथ, एक आपका आ जाता है क्या, मैथ, एक आ जाता है आपका रीजनिंग, एक आपका क्या आ जाता है, रीजनिंग। और इसका भी आगे हम दिए हुए हैं डाटा, इसका भी आगे हम दिए हुए हैं डाटा,
यहां पे देखिएगा तो ये चर्चा आपका आ गया किसका, पीटी का दे दिया आपका। पीटी में 1 से 2 मैथ रहता है, और मेंस में जो आपका मैथ रहता है दोस्तों, मेंस में बिहार दरोगा मेंस में वो 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है? 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। आप पहले ज्ञान बिंदु में रहते थे ना भैया? रहते थे, रहते हैं नहीं, थे और है में अंतर होता है। वो मेरा पास्ट था, ये मेरा प्रेजेंट है। तो मेंस का अगर हम बात कर ले, मेंस का तो गणित मैथ जो आपका है, मैथ वो मेंस में जाकर के इसका वेटेज बढ़ जाता है, 5 से 6 रहता है। और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, इसका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है मेंस में। मेंस में देखिएगा तो रीजनिंग जो आपका पूछता है वो 18 से 20 आपका रीजनिंग पूछ लेता है। 18 से 20 आपका क्या पूछ लेता है? रीजनिंग पूछ लेता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहां से मतलब पीटी से आपका करंट अफेयर्स को हटा दिया जाता है, पीटी से आपका करंट अफेयर्स साइड हो जाता है, और उसके जगह जो है मेंस में आपका रीजनिंग को शामिल कर लिया जाता है। उसके जगह क्या आ जाता है? रीजनिंग आ जाता है। इतना याद रखिएगा कि आपको पीटी क्वालिफाई करना है तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान करना है, और पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई करना है तो आपका करंट अफेयर्स और रीजनिंग मैथ पे ज्यादा ध्यान देना, रीजनिंग और मैथ पे ज्यादा ध्यान देना। इसके बाद आपका अपवाद में कुछ सेगमेंट चलाता है, कभी कभी आपका इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, और कभी कभी 4 से 5। बिहार स्पेशल देखिए, बिहार का एग्जाम है, लेकिन दरोगा वाला में आप इसको अपवाद समझने लगा, इसको अब अपवाद समझने लगा है। तो इसमें आपका कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद आपका बिहार स्पेशल, ये सब आपका अपवाद सब्जेक्ट आ जाता है। ये आपका क्या था? तो पीटी और मेंस का रेशियो था, कितना किसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कितना क्वेश्चन किसमें पूछा है। ठीक है, चलिए ये था आपका रेशियो। तो ये आई होप आप देख लिए हैं, पूरा सब कुछ समझ लिए हैं। आगे अब हम बात करते हैं, एकदम पूरा चीज हम क्लियर कर देंगे हम अपने बैच में। कोई भी स्टूडेंट मतलब अंधकार में नहीं रहिएगा कि मतलब बैच का पैसा लेकर के हमको ये नहीं किया वो नहीं किया। जो होगा ओपनली हम बता देंगे। आपका रिजल्ट कौन किताब पढ़ने से हो जाएगा? सेल्फ स्टडी से। क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट करना है? अगर हम दरोगा बैच करते हैं तो क्या मेरा सिपाही परीक्षा निकलेगा, बिहार एसएससी परीक्षा निकलेगा, क्या बीपीएससी में थोड़ा बहुत मैचिंग करेगा क्वेश्चन? वो सब हम इसमें हम आपको समझा देंगे, धैर्य बना करके रखिए। नो मार्केटिंग, नो मार्केटिंग। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कौन क्या पढ़ाएंगे, कौन क्या पढ़ाएंगे, मतलब किसके द्वारा इस बैच में क्या पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे है एक आपका इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बिहार स्पेशल और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये जो है आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। चंदन कुमार योगेंद्र, ये हम है, ये जो नाम दिया हुआ है ये हम है, ये सब्जेक्ट आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। वहीं साइंस में अगर हम बात कर ले, यहाँ पे आपका ये साइंस का, ये साइंस का तीनों सेगमेंट है, जिसमें आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। ये आपको जो है दुबे सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो दुबे सर अभी लुसेंट का क्लास ले रहे हैं। और दुबे सर दरोगा में मेरिट भी आउट हो गए थे, उनका मेरिट नहीं बन पाया था। इस बार बीपीएससी का मेंस लिखे, एनटीपीसी में भी रिजल्ट है, अच्छा खासा पढ़ाते हैं। बाकी आपको कैसा लगता है, आपको पसंद आता है नहीं आता, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये था कि कौन क्या पढ़ाएगा, ये तो कोई खास इंपोर्टेंट उतना है नहीं। यहां पर है कि आपका क्या शुरू होगा पहले, यानी कि आपका जो बैच चलेगा उसमें क्या शुरू होगा। बैच जो आपका शुरू होगा उसमें आपका जो है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की शुरुआत होगा, पॉलिटी की शुरुआत होगा। और आपका साइंस में भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का आपका इसमें शुरुआत होगा, फिजिक्स का इसमें शुरुआत होगा। दोनों पी पी, डबल पी की शुरुआत हो रहा है पॉलिटी और फिजिक्स का। और इसका टाइमिंग जो आपका बैच का रहेगा वो 10 से 12 रहेगा, 10 से 12। अभी तो एक दिन मतलब सिंगल डे में एक दिन हम क्लास ले रहे हैं, आगे दुबे सर लेंगे, लेकिन आगे जाकर के 1 घंटा का क्लास हम लेंगे, 1 घंटा का क्लास हम लेंगे और 1 घंटा का जो है आपका दुबे सर क्लास लेंगे। और जैसे ही देखेंगे धीरे धीरे और मतलब हमको कुछ करना है बेहतर तो समय ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा, उसमें क्या लगा हुआ है, और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद किस किस किताब को जो है आधार बना करके हम आपको पढ़ाएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अपवाद में है करेंट अफेयर्स, मेंस में अपवाद में है, हमको पता है अमित कुमार जी, हम सब बता देते हैं। अब देखिए किस किस किताब को आधार बना करके पढ़ाएंगे, यहीं पर डिसाइड हो जाएगा कि आपको सेल्फ स्टडी करना है या आपको किताब के लैंग्वेज को मेरे द्वारा समझना है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आपके बैच में जो हम आधार बनाने जा रहे हैं, जिस जिस किताब को, जिस जिस किताब के सेगमेंट से हम पढ़ाएंगे, लाइन से पढ़ाएंगे, सबसे पहले आपका आ जाता है क्वेश्चन बैंक, PYQ। ये मेरा सिर्फ आधार रहेगा, इसको हमको पढ़ना नहीं है, पढ़ाना नहीं है। ये नहीं है कि क्वेश्चन बैंक को रट के जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक एक आधार होता है,
कि आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपका हो गया क्या, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के बाद आगे आपका आ जाता है दृष्टि क्विक बुक। दृष्टि क्विक बुक हम आपको बुक भी दिखाएंगे। मेरे पास यहाँ पे बुक हम लाए हुए हैं मार्केट से, कल कुछ बुक खरीदे हैं और मेरे रूम में ऐसे भी बहुत सारा बुक है। ये सब देखिए, हम किताब हम समझाएंगे, अभी थोड़ा सा समय दीजिए, हम किताब आपको समझाएंगे। दृष्टि क्विक बुक, दृष्टि क्विक बुक, दृष्टि क्विक बुक। यहाँ पे आप देखिएगा क्विक बुक का एक फोटो भी लगा हुआ है, यही है दृष्टि क्विक बुक। भारतीय संविधान, ये पॉलिटी का है, इसका सब सब्जेक्ट का अलग अलग आता है, ठीक है। इसके बाद आगे जो आधार रहेगा वो रहेगा एक दृष्टि का सामान्य अध्ययन आता है, दृष्टि का जनरल स्टडीज का बुक आता है, वो भी इसमें रहेगा। और आगे लूसेंट, लूसेंट ये एक ऐसा किताब है, ये एक ऐसा किताब है, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, बिहार एग्जाम का खास करके कर लीजिए, तो जो लूसेंट में डाटा दिया हुआ है वो अधिकतर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लास नोट्स में कॉपी होता है। लूसेंट, ये लूसेंट, ये सामान्य ज्ञान, ये ब्लू वाला, ये यहाँ पे नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसा किताब है कि इंक्लूड पीसीएस एग्जाम को ले लीजिएगा, जो पीसीएस का तैयारी करवाता है वो भी जो है इस किताब को फॉलो करता है, इस किताब से कंटेंट लेता है। और हम भी इसे कंटेंट बहुत सारा कलेक्शन करते हैं, क्योंकि किताब ऑथेंटिक है, 2004-5 से शायद समथिंग चल रहा है, 2005 से चल रहा है। लूसेंट को करना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें जो फैक्ट दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, एकदम सजा करके दिया हुआ है। अगर आप किसी भी जीएस के एक किताब को अगर कर लेते हैं, या आप लूसेंट को कर लेते हैं, या आप क्राउन को कर लेते हैं, या आप दृष्टि क्विक बुक को कर लेते हैं, किसी एक किताब को जीएस में अगर कर लेते हैं तो दूसरा किताब पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट किसी भी एक किताब को कंप्लीट नहीं करता, वो भटकते रहता है, जिस वजह से जो है थोड़ा सा उसको रिजल्ट लेने में परेशानी होता है। सुजीत कुमार फ्री में ऐड कर दीजिए ना महाराज, मेरे मेहनत का भी पैसा नहीं दीजिएगा हो। अभी कोई बड़ा कोचिंग वाला 2000 में आपको बैच देगा तो खरीद लीजिएगा, हम 500 में बैच दे रहे हैं, जबकि सब कुछ हम बता रहे हैं, आपको पसंद आएगा तब ना। अभी रुकिए ना थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो लूसेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसको करना अति आवश्यक होता है, इसको भी हम आधार बनाने जा रहे हैं। इसके बाद आपका है रेलवे स्पीडी वन लाइनर, रेलवे स्पीडी ऑब्जेक्टिव। इसका 2 किताब आता है, एसपीडी का बहुत किताब आता है, रेलवे का लेकिन सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन में जो किताब आता है, एक आपका वन लाइनर फॉर्मेट आता है, और इसी का वन लाइनर पढ़ करके जो है एक ऑब्जेक्टिव देता है चैप्टर वाइज, जो कि ये है आपका रेलवे का सामान्य अध्ययन। ये किताब है, ये किताब है, ये इसको जो है हम आधार बनाएंगे, ये किताब को भी हम आधार बनाएंगे। तो किताब क्लियर हो गया कौन कौन से किताब से हम आपको पढ़ाएंगे। ये किताब रहेगा आपका क्वेश्चन बैंक, दृष्टि क्विक बुक, दृष्टि सामान्य अध्ययन, लूसेंट, रेलवे स्पीडी वन लाइनर, रेलवे स्पीडी ऑब्जेक्टिव। अब बोलिएगा क्या ये सब किताब हमको खरीदना पड़ेगा? जी नहीं, आपको सब किताब नहीं खरीदना है, हम आपको बता देंगे कि कौन सा किताब लेना है, कौन सा किताब नहीं लेना है हमारे बैच के साथ। अगर आप हमारा बैच नहीं लेते हैं तब आपको कौन कौन सा किताब लेना होगा वो भी हम आपको बता देंगे। आगे भारतीय राज्य व्यवस्था में जो शुरू होगा वो सबसे पहले आपका जो है पॉलिटी का एक परिचय शुरू होगा। इसके बाद हम इसका देख लेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, संवैधानिक इतिहास क्या है, संविधान निर्माण देख लेंगे, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल देख लेंगे। इसी तरह आपका नागरिकता, भारत संघ, राज्य क्षेत्र, मौलिक अधिकार और अंतिम तक चलेंगे। अंतिम चैप्टर आपका होगा जनप्रतिनिधित्व एवं चुनाव सुधार। ये आपका जो है दृष्टि क्विक बुक का सिलेबस है, उसी के आधार पर जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे और किताब को आधार बनाया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड किताब रहेगा वो है दृष्टि का एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को आधार बना लेते हैं तो आपको और रिजल्ट लेने में आसानी हो जाएगा। दृष्टि का देखिएगा, कल एक हम वीडियो डाले थे जिसमें हम बताए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि ये कौन सा किताब है। तो देखिए दृष्टि का यहाँ पर देखिएगा, ये सामान्य विज्ञान किताब है। यहाँ पे सामान्य विज्ञान क्या देखिए, सामान्य विज्ञान से मैच कर रहा है, ये थोरो क्वेश्चन आता है, सामान्य विज्ञान से मैच कर रहा है ये किताब। अब यहाँ पे एक हम दिखा दे, मेरे पास सारा किताब है वहां पे रखा हुआ है, टोटल हम दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए आपका दृष्टि का पॉलिटी होगा, पॉलिटी है, देखिए ये एनसीईआरटी पॉलिटी है, क्या इससे किताब मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है ना। तो ये देखिए आपका पॉलिटी हो गया। तो दृष्टि का इसमें थरो क्वेश्चन एक बुक आता है, थरो क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा होगा थरो क्वेश्चन। इसको भी जो है हम आधार बना करके आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांट करके जो है आपको करवाएंगे। तो ये हो गया आपका दृष्टि का। क्लियर है? आप लोग को इतना किताब नहीं लेना है, आपको इतना नहीं करना है कि इतना करेंगे तब जा करके
कुछ होने वाला है, ये वो डिस डेट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, अगर कोई भी डाउट होगा तो हम फिर क्लियर करेंगे आपका डाउट को। एक बार के लिए मैसेज कर दीजिएगा। अब चलिए एक बार एक सेगमेंट हम देख लेते हैं क्या है। लैपटॉप तो मेरा ऑफ है। 2-3 क्वेश्चन है आपका, हम टाइपिंग किए थे क्वेश्चन, अगर वो हम ले लेते हैं क्वेश्चन तो उससे और समझाने में हमको आसानी हो जाएगा। 1 मिनट का समय हमको दीजिएगा। एक मिनट का दोस्त समय दीजिएगा, ताकि हम वो समझा देते हैं पूरा चीज आपको। फ्री में क्लास नहीं करवाइएगा सर? नहीं नहीं, फ्री नहीं रहेगा। हम लोग कौन कौन सा बुक ले, हम सब पे चर्चा कर दे रहे हैं समीर, सब पे हम चर्चा कर दे रहे हैं कि आपको कौन कौन सा बुक लेना है, क्या नहीं लेना है, वो सब हम बता देंगे। देखिए कोई भी चीज डाउट में नहीं रहना है कि मतलब ये बोला ये नहीं किया, वो बोला वो नहीं किया, एकदम जो भी होगा ऑथेंटिक मेरे पास होगा। और ऐसा बिल्कुल झोल में नहीं रखेंगे आपको कि हम पैसा लेकर के आपको, क्योंकि किसी का 500 रुपया ले रहे हैं, बहुत मेहनत से आप लोग पैसा जमा करते हैं। चलिए एक पीपीटी हम यहाँ पे लगा लेते हैं, एक पीपीटी का हमको नीड पड़ेगा। वो पीपीटी हम थोड़ा सा जो है टेलीग्राम चैनल से ले लेते हैं, और उस पीपीटी में ही क्लियर होगा कि आपको कौन कौन सा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो है सवाल हम डाउनलोड किए हुए थे। सेव फाइल एनके, चलिए देखते हैं। किसी स्टाफ का नीड पड़ता है, सब कुछ हम अपने से करते हैं। मेहनत करने से कभी नहीं भागिए, मेहनत करने से जितना भागिएगा ना उतना आपको परेशानी होगा। अगर एक बार आज मेहनत आप कर लीजिएगा, आप किसी भी क्लास में हैं, इंटर में पढ़ते हैं, बीए में पढ़ते हैं, बीए कंप्लीट हो गया है, आईकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपका ड्रीम है, अगर एक बार आप मेहनत करके पढ़ लीजिएगा ना, भी आगे आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। एक कहावत चलता है कि आज का बचत कल का भविष्य, वही आज का पढ़ाई आपका कल का भविष्य होगा। अब यहाँ पे है कि छात्र के मन का सवाल, आपके मन में भी कुछ कुछ क्वेश्चन होगा। क्या यही सब क्वेश्चन है? अगर क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप जरूर अपना क्वेश्चन कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है, क्या किसी का क्लास करना जरूरी है क्या? क्या किसी का क्लास करना जरूरी है क्या? एनीवे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, लर्न चंदन को एग्जांपल में ले लीजिए, या सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट दृष्टि आईएएस को हम एग्जांपल में लेंगे, छोटा मोटा का क्या लेंगे, या किसी का भी ले लीजिए। क्या उसका क्लास करेंगे तभी मेरा रिजल्ट होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। क्लास क्या है, टीचर क्या है? एक जरिया होता है, एक आपको रास्ता बताता है, सिर्फ वो मार्गदर्शन करते चलता है, मार्गदर्शन कराते चलता है, उस पर आप चलते हैं। और पढ़ना आप ही को पड़ता है, रिवीजन आप ही को करना पड़ता है, नोट्स आप ही को लिखना पड़ता है, याद भी आप ही को करना पड़ता है, सब कुछ आप ही को करना पड़ता है। टीचर एक जरिया है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि क्या क्लास करना जरूरी है, क्लास नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी कुछ किताब, सीमित किताब को अगर कर करके उसको एक रूम में जो है सीमित किताब अगर आप रख लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। हम लोग का किताब असीमित है, एक रीजन ये है कि हमको बहुत सारा बुक से क्वेश्चन कलेक्शन करना पड़ता है, तो मेरा असीमित है, लेकिन छात्र का किताब जो होना चाहिए वो सीमित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरा आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि कोचिंग सही में रिजल्ट दिलाता है क्या? क्या कोई भी कोचिंग सही में रिजल्ट दिलाता है क्या? तो सोचिएगा इस पे, इस पॉइंट पे थोड़ा सा सोचिएगा। अगर कोई भी कोचिंग अगर रिजल्ट दिलाता तो वहां पे किसी भी कोचिंग में मान लीजिए 20,000 स्टूडेंट पढ़ रहा है, 20,000 स्टूडेंट पढ़ रहा है, अगर कोचिंग रिजल्ट दिलाता तो ये 20,000 का ही हो जाता। अगर कोचिंग रिजल्ट दिलाता तो ये 20,000 का भी रिजल्ट हो जाता। लेकिन इस 20,000 में कितना का रिजल्ट होता है? तो महज 50 छात्र का, स्टूडेंट 50 रिजल्ट होता है, 50 स्टूडेंट का ये रिजल्ट होता है।
तो अब यहां पर जो है आप लोग खुद होशियार हैं, आप खुद होशियार हैं, यहां पे समझ जाइएगा कि 50 स्टूडेंट का ही रिजल्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये 50 स्टूडेंट जो है वो खुद से पढ़ा है, खुद से सेल्फ स्टडी किया है, जितना टीचर उसको गाइडलाइन किया है उतना वो पढ़ा है, तब जाकर के उसका रिजल्ट हुआ है। 20,000 में आपका जो है 19,950 का 19,950 का जो है रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसने वो चीज को फॉलो नहीं किया जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला करवाया। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोचिंग सही में रिजल्ट दिलाता, कोचिंग रिजल्ट नहीं दिलाता है, बल्कि रिजल्ट जो है आप छात्र स्वयं लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होता है, टीचर का महज नाम मात्र का योगदान होता है कि वो आपका मार्गदर्शन करता है, और वो मार्गदर्शन एक बार अगर आपका कोई भी कर लिया तो आप सेल्फ स्टडी से स्वयं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको मार्गदर्शन का जरूरी पड़ेगा। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन, कोचिंग के बाजार में जो दिखाया जाता है वह सच है क्या? क्या कोचिंग के बाजार में जो दिखाया जाता है वो सच होता है क्या? जी नहीं, ये भी सच नहीं होता है। इतना इस पे हम नहीं बोलेंगे, आप लोग स्वयं होशियार हैं। अगर जो दिखता, आजकल चलता है कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन यही मैच्योर एक स्टूडेंट जो होता है, एक पुराना जो छात्र होता है, जो पढ़ने वाला होता है, सही में वो जो पढ़ने वाला होता है वो कोचिंग के बाजार को समझ जाता है, कोचिंग के बाजार को समझ जाता है, कोचिंग के बाजार को समझ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो दिखता है वो एक्चुअल में होता है, लेकिन ये जरूर होता है कि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप लोग मेरे ऊपर भी पूर्ण भरोसा कभी नहीं कीजिएगा, चाहे अन्य पर किसी पर पूर्ण भरोसा नहीं कीजिएगा। हाँ, एक जब भरोसा हो जाएगा तो नाम मात्र का भरोसा जरूर कीजिएगा कि जो भी करेगा चंदन बेहतरीन ही करेगा, अगर नहीं करेगा तो सिंपल आप छोड़ करके जा सकते हैं हमको। ठीक है, आगे चौथा अब है यहां पर कि कौन कौन सा किताब पढ़े, आपको कौन कौन सा किताब रखना चाहिए। यहां पे ये बहुत ही पॉइंट जरूरी है कि कौन कौन सा किताब रखना चाहिए। तो हम मात्र आपको जो है, हम अपने हाथ में ले रहे हैं टोटल कितना किताब, 1 2 3 4 5 6 किताब ली है, लेकिन आपको उसमें से जो पढ़ना है, दृष्टि थरो क्वेश्चन को हम साइड करते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। लूसेंट, लूसेंट को आपको 100% आपके पास रखना है। 2025 का आ गया है, 2025 का आपका लूसेंट आ गया है, कल हम खरीद करके लाए हैं। लूसेंट आपको 100% इस किताब को रखना है, रखना है, रखना है। पहला कौन सा हो गया आपका, यहां पर हम लिख भी देते हैं, एक में आपका हो गया लूसेंट। सीमित किताब आप रखिए और इसको आप 100% कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट होगा लूसेंट, एक आपका हो गया लूसेंट। इसके बाद दूसरा आपका दृष्टि क्विक बुक। अगर आपको लगता है क्या कि लूसेंट, लूसेंट को हम समझ लिए हैं, लूसेंट से हमको और ज्यादा थोड़ा हार्ड लैंग्वेज चाहिए, तब जाकर के आप दृष्टि क्विक बुक को रखिएगा। लेकिन दृष्टि क्विक बुक ये सिंगल सब्जेक्ट का आता है। लूसेंट आपका एक किताब में सब कुछ होगा, लेकिन ये आपका 6 किताब में जो है सब अलग अलग होगा। तो मेरे हिसाब से इसको आप स्किप कर दीजिएगा, इसके लैंग्वेज के लेवल का एग्जाम दरोगा है ही नहीं, इससे लो लेवल का है, तो आप लूसेंट को ही प्रेफर कीजिएगा। आगे आगे ये है आपका एरिहेंट का ऑब्जेक्टिव, एरिहेंट का ऑब्जेक्टिव, और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हम दूसरा सब्जेक्ट सजेस्ट करेंगे कि आप एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव के लिए एरिहेंट का ले लीजिएगा, सब्जेक्ट स्पेशल। बहुत पतला किताब है, बहुत पतला किताब है, और इसमें करना क्या है कि जो आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा और इसी किताब से हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, सेम इसी किताब से हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे आपका आ जाता है रेलवे एसपीडी सामान्य अध्ययन। दो मेरे हाथ में किताब देखिएगा, दो मेरे हाथ में किताब देखिएगा। एक आपका किताब है वन लाइनर, एक किताब है आपका एसपीडी का वन लाइनर, एक है आपका ऑब्जेक्टिव। और वन लाइनर एसपीडी में क्या होता है कि वन लाइनर अगर आप इसका पहला पेज पढ़िएगा तो इसमें जाकर के आप उसी पहला पेज का जो पढ़िएगा तो इसमें उसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, उसका प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप एक एसपीडी भी जरूर रखिएगा। तो हम आपको जो है मात्र 4 किताब सजेस्ट किए, 4 किताब मात्र हम सजेस्ट किए। मैथ रीजनिंग आप बाद में है, 4 किताब सजेस्ट किए। एक आपका लूसेंट, एक आपका एसपीडी, एक आपका हो गया क्या एरिहेंट का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बाकी उधर जो दृष्टि क्विक बुक बच गया है, दृष्टि क्विक बुक को हम यहां पर करवाएंगे बोर्ड पर एकदम लाइन बाय लाइन लगा करके, टोटल लाइन हम किताब से हम आपको पढ़ाएंगे और लाइन उसको हम समझाएंगे कि इस लाइन में ये संविधान है तो संविधान क्या है, कार्यपालिका है तो कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, विधायिका क्या है, राज्य होने के लिए क्या क्या तत्व चाहिए, मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व,
मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, संग्रह क्षेत्र, ये सब हम आपको लाइन बाय लाइन समझाएंगे। उसी किताब को हम स्कैन करके बोर्ड पर लगा देंगे और उसी को आपको डिलीवर करेंगे और आपका जो पढ़ाई होगा एकदम आसान होने वाला, एकदम आसान होने वाला है। ठीक है, ठीक। आगे आगे चलते, ये क्वेश्चन या 4 नंबर तक क्लियर हो गया। आगे सेल्फ, या सेल्फ कर लीजिएगा 5 नंबर। सेल्फ स्टडी से रिजल्ट हो सकता है क्या? क्या अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है कि रिजल्ट होगा तो 100% लिख लीजिएगा। आपका 100% आप लिख लीजिएगा कि आपका सेल्फ स्टडी से रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा। बशर्ते करना क्या है, तो जो 4 किताब आपको बताएं, 4 किताब को एकदम कमांड कर लेना है। सेल्फ स्टडी से कोई रिजल्ट नहीं रोकेगा, कोई रिजल्ट नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। लुसेंट अपने आप में बेहतरीन था और है, अभी भी है, आगे भी रहने का उम्मीद है, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता है, लेकिन वर्तमान समय में है। जो लुसेंट में डाटा है वो सबके नोट्स में है, जो लुसेंट में डाटा है वो सबके नोट्स में है और मेरे नोट्स में भी है। आपको विश्वास नहीं है तो किसी का नोट्स आप लेकर के आइए और उसमें कोई पॉइंट दे दीजिए हमको कि ये फलना नोट्स में है, ये लुसेंट में नहीं है, हम आपको खोज करके दे देंगे, पूरा लुसेंट ही उसमें है। ये दिमाग में आप बैठा लीजिएगा बात। ठीक है, आगे क्या दरोगा लिखा हुआ, क्या दरोगा, सिपाही और बिहार एसएससी के लिए अलग अलग क्लास करना चाहिए? बहुत जरूरी क्वेश्चन है। छात्र देखिएगा ना, छात्र स्टूडेंट भटकाऊ हो गया, भटकाऊ पूरा तरह से भटकाऊ हो गया है। क्या भटकाऊ? टैगलाइन पे जाता है। अब हम इसमें लिख दिए कि ये बिहार दरोगा का टारगेट बैच है, इसमें सिपाही वाला नहीं आएगा, कांस्टेबल वाला नहीं आएगा, इसमें बीपीएससी वाला इसमें नहीं आएगा पीटी के लिए, इसमें आपका क्या कहता है बिहार एसएससी वाला नहीं आएगा। टैगलाइन देख लेगा ये दरोगा का है, वो क्या पढ़ेंगे, इसमें दरोगा का पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होता है सर, दिमाग में बात बैठा लीजिए। जीके जीएस में आपको अकबर दरोगा में भी पढ़ना है, एसएससी में भी पढ़ना है, बिहार एसएससी में, बिहार पुलिस में भी पढ़ना है। महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आपको दरोगा में भी पढ़ना है, सिपाही में भी पढ़ना है, बिहार एसएससी में भी पढ़ना है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो बिहार दरोगा में भी होंगे, वो बिहार सिपाही में भी होंगे, आपका बिहार एसएससी में भी होंगे। लेकिन मार्केट में क्या करता है, विद्यार्थी लोग खुद जो है मार्केटिंग को बढ़ावा देता है, टीचर इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देता है, तब जाकर के मार्केटिंग उनका और डेवलप करता है। लेकिन इतना आप दिमाग में बात बैठा लीजिए कि जो दरोगा के लिए पढ़िएगा वो आपको सिपाही में भी काम आएगा, जो सिपाही के लिए पढ़िएगा वो आपका बिहार एसएससी में भी काम आएगा। हमको ऐसा बताइए तो दरोगा में क्या पढ़ाया जाता है वो सिपाही में स्किप किया जाता है, जो सिपाही में पढ़ाया जाता है वो बिहार एसएससी में स्किप किया जाता है। ऐसा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हम तो सारा लेक्चर आपको मिला देंगे कि जो उसमें पढ़ाए वो भी इसी में वही बात बोल रहे हैं, सेम बात बोल रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। इस चीज से बचिए। आप कोई भी फाउंडेशन मार्केट में चलता है क्या, फाउंडेशन एक बात चलता है मार्केट में, फाउंडेशन, और एक आ जाता है फाउंडेशन वर्सेस टारगेट। और अधिकतर छात्र का एक ही मैसेज आता है कि क्या फाउंडेशन की तरह पढ़ाया जाएगा, तो हम उससे एक को क्वेश्चन करते हैं कि फाउंडेशन और टारगेट में अंतर क्या होता है, फाउंडेशन और टारगेट में अंतर क्या होता है, उस थोड़ा अंतर को हमको समझाइए। तो फाउंडेशन के लिए उस छात्र का जवाब आता है कि फाउंडेशन में जो है 0 लेवल से पढ़ाया जाता है। क्या? 0 लेवल से पढ़ाया जाता है, 0 लेवल से। और टारगेट में क्या होता है, टारगेट में सीधे बैच को कंप्लीट किया जाता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप किसी भी कोचिंग का हमको बताइएगा तो फाउंडेशन में जो है क्या 0 लेवल होता है, टारगेट में क्या जो है ऑथेंटिक पढ़ाया जाता है। अब बताइएगा एग्जांपल के तौर पर, फाउंडेशन में मान लिए 0 लेवल सबसे पहला है क्या, सबसे पहला आप पॉलिटी का ही ले लीजिएगा तो हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मान लिया पॉलिटी यहीं से शुरू हुआ, ये मान लिया मेरा 0 लेवल है। 0 लेवल किसके लिए? फाउंडेशन के लिए। अब बताइए क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमको टारगेट बैच में नहीं पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाता है। बताइए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। अब इसमें प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में हुआ, उसमें मुख्य न्यायाधीश आपका सर एलिजा इम्पे थे, 3 अन्य न्यायाधीश हाइड चैम्बर्स लिमिस्टर थे फाउंडेशन में। तो क्या वही चीज टारगेट बैच में बदल जाएगा? टारगेट बैच में अब मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे हट जाएगा, 3 अन्य न्यायाधीश हाइड चैम्बर्स लिमिस्टर हट जाएगा। इस मानसिकता को आप लोग दूर कीजिए, अपने मन से निकालिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे इसको अप्लाई कीजिए। जो चीज आपको फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है वही चीज आपको टारगेट में पढ़ाया जाता है। ये भी एक तरह से टैगलाइन है, ये भी एक तरह से आपका टैगलाइन है, फाउंडेशन टारगेट, फाउंडेशन
टारगेट। यहाँ तो फाउंडेशन के नाम पर जो है 3-3 साल तक विद्यार्थी को जो है रगड़ देता है। कितना? 3 साल तक। 3 साल तक आप घसीटाते रहिए। एक बार फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले लीजिए पटना में, 3 साल तक आप उसमें पिसाते रहिए फाउंडेशन के नाम पर। सोचेगा वो बच्चे नहीं इसमें आता, फ्रेशरेन आता है। आज वो पढ़ेगा 6 महीना तक पढ़ेगा, 6 महीना बाद नया आएगा, फिर उसको 6 महीना बाद नया आएगा, उसको 3 साल के लिए रगड़ेंगे। इंक्वायरी में दिया जाएगा 12 से 15 महीना, आपको जो है 12 से 15 महीना में आपको खत्म कर दिया जाएगा। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 12 से 15 महीना में बताइए फाउंडेशन के नाम पे खत्म करता है। वही टारगेट बैच, टारगेट बैच में जो आपको इंक्वायरी दे देगा, टारगेट बैच में फलना दिन में इसको खत्म करना है। क्यों करना है? ये खत्म नहीं करेगा तो फिर अगला बैच कैसे लॉन्च करेगा? अगला बैच कैसे लॉन्च करेगा? इसमें जाता है मैच्योर एडमिशन, थोड़ा सा मैच्योर ले लेता है तो समझता है, नहीं खत्म करता है तो चढ़ जाता है। बस यही सब है मार्केटिंग। इस सब से थोड़ा सा दूर होइए। कोई एक बैच कीजिए, है ना, कोई एक बैच कीजिए, कोई एक बैच। इस सब चीज से रूबरू हम आपको करवाएंगे। बोलने में क्या है, मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, हम बोलेंगे। हम भी वही, आपको अगर मेरा चीज पसंद नहीं आया तो आप हम मेरा क्लास नहीं कीजिए, सिंपल बात है। जो ओपन है सो ओपन है। आगे, क्या अंतिम 30 दिनों में यूट्यूब का मैराथन करना चाहिए? इस अंतिम 30 दिन में जो है मैराथन के चक्कर में विद्यार्थी पड़ जाता है। जैसे भी ये बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा था, तो बिहार पुलिस के एग्जाम में आपका देखिएगा कि मैराथन के चक्कर में बहुत सारा विद्यार्थी पड़ा, और उसका जब रिव्यू वीडियो आया उसमें बता रहा है कि कोई मैराथन से नहीं आ रहा, ये वो। तो हम एक एक बात जानना चाहते हैं यहाँ पर। अगर हम लिखे तो एक एक बात हम यहाँ पर पूछते हैं कोई भी टीचर को। कोई भी टीचर को पता है कि हम अंतिम 30 दिन में मैराथन करवाएंगे, 30 दिन में मैराथन करवा देंगे। देखिए ट्रिकली है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या होता है मार्केटिंग, समझ जाइएगा। कोई भी टीचर को यहां पर पता है कि मैराथन अंतिम हम 30 दिन में करवाएंगे, और करवाएंगे कितना? टोटल मान लीजिए 3,000 क्वेश्चन। 3,000 क्वेश्चन जो है हम इतना इसको करवा रहे हैं मैराथन में, जिसमें हम सेगमेंट बांट दिए। हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया आपका, ये आपका साइंस हो गया, ये आपका साइंस हो गया। 3,000 क्वेश्चन है। मान लीजिए हम 1,000 इसका करवाए, पॉलिटी का मान लीजिए 1,000 करवाए, 500 हम जो है ज्योग्राफी का करवाए, 500 साइंस का करवाए। और टैगलाइन में हेडिंग में हम लिख दिए कि क्वेश्चन जो है आपका, प्रश्न जो है यहीं से आएगा, प्रश्न यहीं से आएगा। आजकल का टीचर लिखता है प्रश्न यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। और देखिएगा आगे ट्रेंड ये चेंज हो जाएगा। आप मैराथन की जगह लिखेगा रिवीजन, क्योंकि रिवीजन क्लास हम ही शुरू किए थे पहले। यहां पर लिख दिया प्रश्न यहीं से आएगा। अब सोचिए जब उस टीचर को पता है कि अंतिम 30 दिन में हम 3,000 क्वेश्चन करवा रहे हैं, अंतिम 30 दिन में हम 3,000 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें ये सब्जेक्ट से हम करवा रहे हैं, और हमको पता है कि इस 3,000 क्वेश्चन में से ही पूरा एग्जाम में आने वाला है, पूरा आपके एग्जाम में आने वाला है। तो जब अभी हम जो ये बैच शुरू कर रहे हैं, अभी हम ये दरोगा का बैच शुरू कर रहे हैं, तो अभी ही हम ये दरोगा का बैच जो शुरू कर रहे हैं, इसमें 3,000 क्वेश्चन क्यों नहीं छात्र को शुरू में करवा दे, ताकि अंतिम वो 30 दिन में उसका रिवीजन कर लेगा। क्या जरूरी है कि अंतिम 30 दिन में उसको बोलेंगे कि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है? उसको पता चल जाता है, वो भगवान है, क्वेश्चन सेटर है। कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है? तो आज से वो 5 साल पहले जो क्वेश्चन बना करके कभी टेस्ट करवाया होगा, कभी उसका नोट्स रहा होगा, कब? 5 साल पहले, 5 साल पहले उसी क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज उठा करके यहां लाके पटक देता है। तो 5 साल पहले कौन विद्यार्थी पढ़ रहा था, क्या पढ़ा, उसको क्या याद है? वर्तमान में कौन फ्रेशर पढ़ रहा है, उसको क्या मालूम? तो अंधा भक्त है, सीधे अंधा भक्त है। बोले ना, जो मार्केट में दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो दिखता है एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो ऐसा इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। सिंपल, अगर जो अंतिम में आपको मैराथन करवाता है तो उससे एक एक डिमांड कीजिएगा कि सर अगर आपको पता है कि मैराथन से क्वेश्चन आ रहा है तो मैराथन का क्वेश्चन आप हमको अभी ही दे दीजिए, वो क्वेश्चन आप हमको अभी ही दे दीजिए, बाद में क्यों दीजिएगा, बाद में वो क्वेश्चन आप हमको क्यों दीजिएगा। ये चीज का आप डिमांड जो है टीचर से आप कीजिएगा। एक मिनट, चलिए।
थोड़ा सा रिमोट का वो मिला रहे थे। तो क्लियर है, यहाँ पर देखिए मैराथन के चक्कर में आप लोग को नहीं पढ़ना। मैराथन के लिए आप लोग, मेरा स्टूडेंट है, थोड़ा ये सब मार्केटिंग से दूर होइएगा। ये था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन छात्र के मन में। आई होप आपके मन में सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो भी गया होगा। और आज से ही हम थोड़ा सा पॉलिटी का शुरुआत कर देते हैं। और इसका जो शेड्यूल लगा हुआ था, शेड्यूल लगा हुआ होगा आपका किस नाम से, तो शेड्यूल लगा हुआ होगा आपका क्लास इंट्रोडक्शन का। तो पहला क्लास जरूर करना है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा सेगमेंट का शुरुआत कर देते हैं और सीधे हम जो है चल जाते हैं। आज से जो हम लोग का पॉलिटी शुरू करेंगे और हम आपको पॉलिटी ही पढ़ाएंगे। और यहाँ से अब जो है आपका मूल रूप से जो आपका शुरू होने वाला है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आएगा तो आप बैच को खरीदिएगा, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद नहीं आएगा तो आप हमारे बैच को नहीं खरीदिएगा। सिंपल बात है, कोई ये वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपका जो पहला चैप्टर होने वाला है, ये पहला चैप्टर आपका है क्या, राज व्यवस्था एक परिचय। राज व्यवस्था एक परिचय, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। राज व्यवस्था क्या होता है, राज व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए राज व्यवस्था का हम शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधे हम शुरुआत करेंगे। आपको जो भी समझाना था वो सब कुछ हम आपको समझा चुके हैं, पूरा बेसिकली हम समझा चुके हैं। तो पहला यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कि राज व्यवस्था में क्या, राज के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता, यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। कोई भी राज, उसमें आवश्यकता क्यों पड़ता है। हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान का आवश्यकता क्यों है, संविधान किस लिए जरूरी है, उसी के संदर्भ में यहाँ पे अब हम टॉपिक पर सीधे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा हम लिखाएंगे भी, आपको हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको देंगे। कॉपी पेन ले लीजिएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले कहा गया राज व्यवस्था के बारे में कि भारतीय राज व्यवस्था को समझने से पहले जरूरी यह है कि राज व्यवस्था क्या, राज व्यवस्था पॉलिटी की कुछ मूलभूत आवश्यकता तथा परिभाषिक शब्दावली यानी कि टर्मोलॉजी को जो है समझना है। यानी कि राज व्यवस्था को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले राज्य के व्यवस्था को समझते हैं कि राज्य क्या होता है। राज्य शब्द को समझना कि राज्य क्या होता है। राज्य मूल रूप से देखते हैं कि राज्य जो शब्द आपका होता है, राज्य शब्द जो होता है वो स्टेट के संदर्भ में आपका यूज किया जाता है। एक सिंपल स्टेट के संदर्भ में यूज किया जाता है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बेंगलुरु, ये सब संदर्भ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि राज्य क्या होता है, उसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है। तो राज्य को हम सीधे नीचे लेके चलते हैं कि राज्य क्या होता है। तो राज्य यहां पर से समझिए कि राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट। किसी को पता है राज्य क्या है। और बेसिक ये है कि आपको हर एक टीचर ये सब पढ़ाए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाए होंगे। राज्य क्या है, आप देखिए, पढ़ना ये नहीं है कि हम बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। आप मेरा लैंग्वेज समझ पा रहे हैं या नहीं, वो डिसाइड आपका कर देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा अगर लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगा तो आप जो है एकदम सफलता का सीढ़ी चूमिएगा। मेन सब कुछ जो इसमें फोकस रहेगा दोस्तों वो लैंग्वेज पे रहेगा। अगर लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो आपको मतलब सफल होने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है राज, व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या है, तो राज्य के बारे में अगर देखें तो राज्य व्यवस्था से जुड़ा सबसे प्राथमिक, यानी प्राथमिक मतलब हो गया आपका फर्स्ट पहला शब्द आपका है राज्य। स्टेट क्या है, स्टेट के बारे में अगर देखें तो राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो जो है आपका विभिन्न प्रांत के लिए होता है। क्या किसके लिए होता है, अलग अलग प्रांत के लिए होता है। राज्य शब्द का जो प्रयोग होता है विभिन्न प्रांत के लिए होता है। जैसे एग्जांपल में आपका उत्तर प्रदेश, राज्य शब्द का प्रयोग उत्तर प्रदेश। इसके बाद एग्जांपल तमिलनाडु, बिहार आदि के लिए जो आपका राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका वास्तविक मतलब यह नहीं होता कि राज्य मतलब आपका स्टेट ही होगा। राज्य मतलब आपका क्या होगा, स्टेट ही होगा। इसका जो वास्तविक मतलब होता है किसी प्रांत से ना होकर, यानी कि बिहार से नहीं होकर, तमिलनाडु से नहीं होकर, आंध्र प्रदेश से नहीं होकर, किसी समाज की राजनीतिक संरचना, कोई भी समाज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। यानी कि राज्य शब्द का मतलब जो है आपका किसी प्रांत से ना होकर के ये जो आपका समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। अब सामाजिक संरचना क्या होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो राज्य शब्द एक समूह को इंगित करता है। राज्य शब्द एक समूह को इंगित करता है। अब क्या होता है वो तो हम यहां पर समझते हैं। यहां पे दिया है कि वस्तुतः या एक अमूर्त यानी कि
विजुअल, इनविजुअल, इनविजुअल यानी कि जो नहीं दिखता है। इंडिविजुअल जिसको आप कहते हैं, इंडिविजुअल जिसको आप कहते हैं, यानी कि जो नहीं दिखता है उसे ही हम अमूर्त कहते हैं, यानी कि जिसे देख हुआ छू नहीं सकते हैं उसे अमूर्त कहते हैं, जिसे देख हुआ छू सकते हैं उसे मूर्त कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिएगा, ये हमारा माउस है, ये हमारा माउस है और इसको कंप्यूटर के भाषा में हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम देख हुआ छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर कहलाया। वहीं एक कंप्यूटर के भाषा में आता है सॉफ्टवेयर, वो अमूर्त है। सॉफ्टवेयर क्या है? अमूर्त है। जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, MS पेंट, वो सब आपका सॉफ्टवेयर है, अमूर्त है, इंडिविजुअल है, जिसे हम देख हुआ छू नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर सिर्फ काम करते हैं, वही आपका होता है अमूर्त। वहीं पर है, यहीं पर कहा गया है आपका राज्य के संदर्भ में क्या कहा गया है कि उसका वास्तविक जो अर्थ होता है वो प्रांत से नहीं होता है, प्रांत से नहीं होता है, बल्कि समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। किससे होता है? समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। उसे ही आपका जो क्या कहा गया है दोस्तों? राज्य कहा गया, स्टेट कहा गया, स्टेट कहा गया। स्टेट शब्द का देखिएगा बेसिकली प्रयोग आप संसद के लिए भी कर सकते हैं। मेरा अपना फर्म है जिसे लर्न विथ चंदन, मेरा फर्म भी एक स्टेट है अपने आप में। कोई भी क्षेत्र, पटना है, पटना भी अपने आप में स्टेट है। कोई भी जिला, बेगूसराय, जिसे मेरा जिला बेगूसराय हुआ, वो भी अपने आप में स्टेट है। ये सब स्टेट होता है। लेकिन अब स्टेट है तो स्टेट होने के लिए चाहिए क्या? स्टेट होने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो तत्व चाहिए। तो आगे जब इसमें बढ़िएगा, जब इसमें आगे बढ़िएगा, इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है? जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया तो इसे बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है। यानी कि राज्य को जो है जब हम देखते नहीं है तो अपने बौद्धिक यानी दिमाग की शक्ति के बदौलत जो हम उसको समझते हैं, लेकिन उसको क्या देखा नहीं जा सकता। वही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको हम समझा दिए ना, वही इसको देख नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण में आप देखिएगा, भारत का क्या? भारत का सरकार, क्या भारत का सरकार को आप देखते हैं? भारत का सरकार को देखते, सरकार पे जाइए, सरकार पे, भारत का सरकार, हम नरेंद्र मोदी जी पे नहीं जाइएगा, भारत सरकार पे जाइए। संसद, संसद में तो हम केवल यही ना देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लेकिन संसद, संसद पे जाइए, संसद को आप देखते हो, भवन के बारे में नहीं है, संसद उसको नहीं देखते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। आगे न्यायपालिका, न्यायपालिका में अगर दिमाग लगे, न्यायपालिका में जस्टिस होता है, लेकिन न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या है? न्याय सोचिए, कभी कभी न्यायपालिका को हम देख पाते हैं? न्यायपालिका क्या? सिर्फ यही महसूस करते हैं ना कि न्यायपालिका के अंतर्गत आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, वो न्याय दिलाता है, वो न्यायाधीश है क्या? वो न्यायपालिका को महसूस कीजिए। हाँ, PDF मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हो सब कुछ मिलेगा, धैर्य रखिए ना, हम लिखाएंगे, ठीक है। न्यायपालिका, राज्य का सरकार, कोई भी स्टेट, बिहार का सरकार ले लीजिए, नौकरशाही से जुड़ा सभी अधिकारी, कोई भी नौकरशाही से जुड़ा हुआ अधिकारी शब्द इत्यादि, ये सब संरचना आपका जो है क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य, स्टेट कहलाता है। स्टेट का मतलब अब समझ लीजिएगा, केवल बिहार, झारखंड, यूपी ही नहीं होगा। स्टेट का मतलब आपका हो जाएगा संसद, हो जाएगा न्यायपालिका, हो जाएगा वो अमूर्त जो भी है, यानी कोई भी फर्म है, वो सब आपका स्टेट के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो किसी समाज के विकसित, कोई भी समाज है, उसके विकसित और सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होता है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है विकसित हो सका है, स्वतंत्र राज्य के रूप में जो वो विकसित हो सका है। ये बेसिकली था। और नीचे हम लोग को जो है ये आपका वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना, हम आपको मूल तौर पर मूल चीज ही पढ़ाएंगे, जो आपके दरोगा एग्जाम में वही मूल चीज ही पढ़ाएंगे, सिर्फ आपको समझना है। आगे अब हम बढ़ते हैं। राज्य के बारे में हम जब देख लिए, तो अब राज्य के बारे में हम देख लिए, तो अब देखेंगे राज्य होने के लिए क्या क्या तत्व जरूरी है। अब यहां पे आ गया राज्य, वही चीज बता रहे थे कि जब आप राज्य देख लिए, चलिए अब यहां पर है राज्य है, अमूर्त है, तो राज्य होने के लिए क्या चाहिए? राज्य होने के लिए क्या चाहिए? एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य। अगर देखा जाए जो किसी भी राज्य के होने की शर्त जो है, उनमें निम्नलिखित 4 तत्व या 4 गुण होना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज है, कोई भी फर्म है, संसदे ले लीजिए एग्जांपल में, यहां पर संसद ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? संसद। अब संसद है तो संसद होने के लिए, संसद को हम राज्य कहते हैं, तो राज्य इसको क्यों कहते हैं? संसद को हम राज्य कहते हैं तो राज्य क्यों कहते हैं? तो देखिए, राज्य होने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपका भूभाग। क्या होना चाहिए? भूभाग।
ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया समझा देंगे कि संसद में भूभाग क्या है। उसके बाद जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। इसके बाद सरकार यानी कि सरकार, क्या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए सरकार होना चाहिए। उसके बाद आपका है संप्रभुता, क्या है संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभु मतलब हुआ डिसीजन लेने वाला, स्वयं जो है डिसीजन लेने वाला, यानी कि उसका डिसीजन कोई ना लो। अब देखिए संसद राज्य कैसे है। सबसे पहले बोला है भूभाग। क्या संसद के पास भूभाग है? संसद के पास भूभाग है तो मान लीजिए संसद का सदन है, मान लीजिए सदन जहां पर लोकसभा राज्यसभा बैठता है, जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है आपका बिल्डिंग है, वो तो एक तरह से भूभाग ही है, वो आपका एक तरह से भूभाग ही है। तो भूभाग तो आपका हो गया जहां पे वो बैठता है। उसके बाद जनसंख्या, क्या संसद में जनसंख्या है? तो ये जो आपका लोकसभा और राज्यसभा का जो सदस्य होता है, लोकसभा का और राज्यसभा का जो सदस्य होता है, वही तो इसका जनसंख्या है संसद के संदर्भ में। ये आपका संसद के संदर्भ में, तो ये तो आपका जनसंख्या हो गया। उसके बाद सरकार, उसमें सरकार होता है राज्य लोकसभा में। देखिएगा लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष उसका कार्यवाही चलाता है। राज्यसभा में सभापति, सभापति, और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये जो उसमें अपना सरकार चलाता है, सबका जो नेतृत्व करता है, यही तो उसका सरकार हुआ, यही तो संसद का सरकार हुआ। तो इसमें सरकार भी है संसद में। उसके बाद संप्रभुता, क्या उसमें फैसला संसद में, देखिएगा लोकसभा राज्यसभा जो है फैसला उसमें दूसरा कोई लेता है? क्या संसद में जाकर के बिहार का सरकार उसमें फैसला लेता है? झारखंड का सरकार उसमें जाकर के फैसला लेता है? नहीं ना, फैसला तो वो सब अपने आपस में मिलकर के लेता है। विधायक विधेयक आया, कोई भी विधेयक आया, पास करना है नहीं करना है, उसमें सहमति सब कुछ अपने में करता है। तो संप्रभुता वो स्वयं जो है वो वहां पे फैसला लेने में सक्षम है, उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं ना है, तो वो संप्रभु है ना, संप्रभु है ना। तो ये आपका संसद हो गया। अब एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी गांव, कोई भी गांव, कोई भी गांव क्या राज्य है? बिल्कुल है। गांव में भूभाग होता है, होता है तब तो वहां आदमी रहता है। और जब भूभाग है तो वहां पर जो जनसंख्या होता है, जनसंख्या होता है गांव में, तो इसमें जनसंख्या भी हो गया। इसके बाद आपका सरकार, क्या गांव में सरकार होता है? तो देखते हैं आपका मुखिया सरपंच ये सब जो होता है वहां सरकार शासन करता है। गांव के संदर्भ में छोटा सा लिए हैं, गांव के संदर्भ में, तो ये भी है संप्रभु। वहां पर फैसला देखते हैं, कोई भी मामला जाता है तो फैसला लेता है ना, आपस में ही फैसला लेता है ना, ग्राम कचहरी लगा करके। तो ये भी आपका जो है क्या है? ये आपका राज्य है, स्टेट है। इसको भी स्टेट कह सकते हैं, इसको भी स्टेट कह सकते हैं। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं, क्या? लर्न विथ चंदन को, लर्न विथ चंदन, LWC, LWC। क्या LWC अपने आप में स्टेट है, राज्य है? कैसे है हम आपको समझा देते हैं, समझा देते हैं। भूभाग है इसमें, LWC में भूभाग है हमारा। देखिएगा हम अभी क्लास करवा रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन है, क्षेत्र में बटा हुआ है, तो इसमें ये भूभाग हो गया। जनसंख्या, क्या LWC में जनसंख्या है? आप सभी स्टूडेंट जो 10,000 मेरे एप्लीकेशन पर टोटल स्टूडेंट है 10,000, ये 10,000 जो है ये तो जनसंख्या ही ना हुआ LWC के लिए। सरकार, इसको LWC को हम चला रहे हैं, LWC को हम चला रहे हैं, हम इसका सरकार हुए कि नहीं हुए? संप्रभु, हम फैसला ले रहे हैं LWC, कौन बैच देना है कौन बैच नहीं देना है, कौन बैच देना है कौन बैच नहीं देना, फैसला ले रहे हैं। तो LWC हुआ राज्य, यही है राज्य। राज्य मतलब समझ लीजिएगा बिहार झारखंड नहीं, राज्य मतलब अन्य संस्था भी होता है, अन्य संसद भी होता है, अन्य राज्य का सरकार भी होता है, गांव भी होता है, सब उसमें आ जाएगा। क्लियर है? ये था छोटा सा टॉपिक राज्य। राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो राज्य को समझना जरूरी था। अब आगे हम चलते हैं, अब देखते हैं भूभाग। वो तो वहां पर हम अपने भाषा में आपको समझाए थे, यहां पे आप देखिएगा किताबी भाषा में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। भूभाग, देखिएगा भूभाग, पहला आपका भूभाग। भूभाग का मतलब होता है कि एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती है। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल। एग्जाम्पल कह रहा है क्या कि एक ऐसा एरिया होना चाहिए, एक भौगोलिक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर जो है उस राज्य का सरकार अपना राजनीतिक क्रिया करता है। जैसे भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो बताइए भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल क्या राजनीतिक क्रिया होता है? हाँ, मोदी जी का शासन चलता है राज्य में, स्टेट में, अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट का चलता है, तो यहाँ पर पूरा राजनीतिक क्रिया हो रहा है। इसी आधार पर जो है इसको राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग हम मान सकते हैं। भारत पूरा तो पूरा भूभाग ही है। आगे जनसंख्या, क्या ये जो भारत है, भारत में जनसंख्या है, जनसमुदाय, हम लोग क्या है, हम लोग इसके तो जनसमुदाय में ही आते हैं, जनसंख्या में ही आते हैं। ये भी हो गया। ये सब बेसिक पॉइंट है, बेसिक बस समझ लीजिए, बेसिक पॉइंट। उसके बाद सरकार, क्या बताइए
ये जो आपका सरकार है, सरकार, भारत एक जब भूभाग है तो भारत में सरकार है, बिल्कुल है सरकार, भारत में सरकार है तब तो शासन चलाया जा रहा है, सरकार है तब तो शासन चलाया जा रहा है, तो यहाँ पे सरकार भी है। संप्रभुता या प्रभुसत्ता, भारत है तो भारत पे बताइए, ओवरऑल भारत का बात कर रहा है, तो क्या भारत के संदर्भ में अमेरिका फैसला लेता है? अमेरिका फैसला लेता है? रूस फैसला लेता है? चीन फैसला लेता है? नहीं ना, वो तो भारत का सरकार स्वयं ना वो संप्रभु है फैसला लेने में, किसी दूसरे देश का अधिपत्य नहीं ना है, तो ये जो आपका सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं आपसे क्वेश्चन कर देगा कि बताइए भारत 1947 से पहले क्या राज्य कहलाता था, स्टेट कहलाता था? जबकि भारत के पास भूभाग था, उस समय भी बिहार था, उस समय भी बंगाल था, उस समय भी मद्रास था, महाराष्ट्र था, और जनसंख्या भी था। भूभाग हो गया, जनसंख्या भी था, जब भूभाग था तो जनसंख्या था, तब तो अंग्रेज शासन कर रहा था। भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया, इसके बाद सरकार, सरकार था, कौन था? तो ब्रिटिश था, ब्रिटिश जो शासन कर रहा था, इंग्लैंड के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा था, वो सब सरकार ही था ना। 3 गो हो गया, 3 पॉइंट था। अब बताइए संप्रभु, क्या उस समय संप्रभुता था या प्रभुसत्ता था? संप्रभु मतलब होता है कि अपने देश के प्रति अपने से फैसला लेना, लेकिन उस समय जो है आपका भारत के प्रति जो फैसला ले रहा था, वो कौन फैसला कर रहा था? वो ब्रिटिश कर रहा था, ब्रिटिश। तो 1947 से पहले आपका भारत स्टेट कहलाया? बिल्कुल स्टेट नहीं कहलाया, बिल्कुल ही स्टेट नहीं कहलाया, बिल्कुल स्टेट नहीं कहलाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 से पहले आपका जो है भारत राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय यहां पर संप्रभुता नहीं था, तो ये राज्य नहीं था, सिंपल बात है। हाँ, लेकिन ये ब्रिटिश के संदर्भ में वो राज्य था, ब्रिटिश के संदर्भ में था, हम भारतीय के संदर्भ में नहीं था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये सब बेसिक आपका पॉइंट था। अब देखिए आपका राज्य हो गया, राज्य में जनसंख्या हो गया, आदमी हो गया। जब आदमी हो गया तो आपस में कपारा फोड़ी तो करबे करेगा, मारपीट तो करबे करेगा। अब स्टेट है, उसमें संप्रभु है, सरकार है, शासन चला रहा है, शासन चलाने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। शासन के अपना मने से कोई चलाने लगेगा शासन अपना माने। अब मेरा एप्लीकेशन है तो ये सब थोड़ी है कि हम अपना मन से इसमें शासन चलाएंगे, नहीं। जो एप्लीकेशन का जो इसमें संविधान होगा, जो इसका रूल होगा, रेगुलेशन होगा, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों क्या, तो शासन का अंग देखते हैं, शासन का अंग, गवर्नमेंट का अंग देखते हैं। तो किसी भी सरकार, कोई भी सरकार है या राज्य व्यवस्था के सामने मूलतः 3 चुनौतियां आता है। अब भारत सरकार है, मान लीजिए भारत सरकार है, तो भारत सरकार के पास 3 चुनौती आएगा। 3 चुनौती में पहला जो आपका है कौन में है, वो है कानून बनाने का चुनौती। यानी कि कानून, भारत सरकार है तो यहां पर कानून तो बनना चाहिए ना, कानून बनना चाहिए। दूसरा आपका ख में दिया हुआ है कि कानून के अनुसार शासन कार्य संचालन करने की चुनौती। यानी कि जब कानून बन गया, कानून कोई बना दिया, तो कानून जब बना दिया गया तो उसके अनुसार शासन प्रशासन होना चाहिए। शासन प्रशासन करवाएगा कौन? तो ये दूसरा अंग हो गया। उसके बाद तीसरा है कि व्यक्तियों के आपसी विवादों या व्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिए कानून प्रणाली, यानी कि लीगल सिस्टम। क्या? लीगल सिस्टम के अनुसार जो है न्याय व्यवस्था होना चाहिए, जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, जस्टिस सिस्टम। ये तीसरा हो गया। यानी कि सबसे पहला आपका हो गया कानून बनाने के लिए एक होना चाहिए, कानून जब बन गया तो कानून पालन करवाने के लिए होना चाहिए। जब कानून पालन हो रहा है, उसमें कुछ विवाद आ रहा है, आपसी विवाद आ रहा है, तो उसके निपटारा के लिए कोई न्यायपालिका होना चाहिए, 3 सिस्टम इसको हम बांटते हैं किस किस में, तो कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? विधायिका। कानून का पालन करवाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और ये इसमें जो कार्यपालिका में हुए विवाद का जो निपटारा करते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यायपालिका। जिसको हम आगे पढ़ेंगे ये 3 व्यक्ति को। तो शासन के अंग को जो आपको बांटा गया है, शासन के अंग को बांटा गया 3 भाग में, जिसमें सबसे पहला आपका क्या है? विधायिका, कानून बनन। विधायिका मतलब हो गया कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? विधायिका। कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका। इसके बाद कार्यपालिका, जो कानून बना दिया विधायिका, उसका जो शासन प्रशासन करेगा, शासन प्रशासन जो इसके अनुसार जो चलाएगा जो संस्था, उसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका। कार्यपालिका जो आपका 2 प्रकार का होता है, कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। एक
अध्यात्मक, एक राजनीतिक होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद आगे आप जब देखिएगा ये एक मिनट आगे हम बढ़ा देते हैं। विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, इसके बाद आपका आ जाता है क्या, इसके बाद आता है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब क्या हो गया, जो कानून का निर्माण, जो आपका कानून बनाया, कानून बनाने के बाद जो पालन करवाया और उसमें जो विवाद उत्पन्न हुआ उसका जो समाधान करेगा वो कौन करेगा, वो न्यायपालिका करेगा। न्यायपालिका करेगा। क्लियर है? चलिए, ऑल ओके। अब आगे चलते हैं, विधायिका को एक बार हम समझ लेते हैं। विधायिका लेजिस्लेचर। देखिए विधायिका क्या है, तो एक लाइन में ऊपर में कह दिया था विधायिका के बारे में कि कानून के निर्माण करने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है। कानून के निर्माण करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। कानून के निर्माण करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। और यह कार्य जो है आमतौर पर राजा के, पहले जब देखिएगा राजतंत्रात्मक था, जब पहले जो है आपका देश जब राजतंत्रात्मक था, यानी कि जब राजा का शासन था, एग्जाम्पल ले लीजिएगा आपका मुगल का ले लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत, मतलब मुगल पूरा ले लीजिएगा, मध्यकालीन भारत, एंशिएंट में भी था। उस समय जो शासन प्रशासन वो राजा बनाता था, तो उसको राजतंत्रीय प्रणाली कहते हैं। वही राजा की इच्छाओं को ही जो है कानून का दर्जा प्राप्त था। और अभी देखा जाए दोस्तों, तो एक था आपका धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली, यानी कि विधायिका में भी बहुत प्रकार का होता है धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली। इसमें जो आपका धार्मिक ग्रंथ को ही कानून तथा धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारियों को कानून का अंतिम व्याख्याकार माना जाता था। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपका पॉलिटिका, ये सब थोड़ा डीप आ जाता है। जब आंसर राइटिंग कीजिएगा उसमें आपको ये सब ज्यादा नीड आएगा। सिंपल समझ लीजिए, विधायिका किसे कहते हैं, तो कानून का निर्माण करने वाली संस्था को क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। और भारत के अंतर्गत जो कानून का निर्माण करने वाली संस्था है वो है कौन है, सबसे बड़ी संस्था है आपका संसद। सबसे बड़ी संस्था कौन सा है आपका, संसद। तो विधायिका के अंतर्गत कौन आता है भारत में, वो आता है संसद। और संसद के अंतर्गत आपका जो है तीन आता है। पहला आता है आपका लोकसभा, दूसरा आता है आपका राज्यसभा, तीसरा आता है आपका राष्ट्रपति। कौन आता है, राष्ट्रपति। तो विधायिका के अंतर्गत कौन आ गया आपका भारत में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये सभी आपका किस में है, विधायिका में। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब सीधे हम चलते हैं विधायिका के बाद आगे कार्यपालिका पर, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम आपको करवाएंगे। देखिए कार्यपालिका को अगर देखा जाए दोस्तों, तो कार्यपालिका को अगर देखा जाए तो नीचे कार्यपालिका को जो है दो भाग में बांटा गया, लेकिन कार्यपालिका कहते किसको हैं, कार्यपालिका को दो भाग में बांटा गया। कार्यपालिका किसको कहते हैं, तो शासन के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं। और इसका आशय होता है कि उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से जो कि विधायिका द्वारा, यानी कि जो विधायिका के द्वारा, जो संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है, उसका जो ये शासन प्रशासन जो ये कानून का जो पालन करवाता है उसी को विधायिका कहते हैं। और विधायिका जो आपका यहाँ पे बांटा गया है दो भाग में, जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका, कौन सा है, राजनीतिक कार्यपालिका, और उसके बाद है आपका अस्थायी कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी क्यों नहीं होता है, तो राजनीतिक कार्यपालिका देखिएगा कि चुना जाता है तो वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, कोई 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिएगा, प्रधानमंत्री का तो नियुक्ति हो जाता है, लोकसभा का सदस्य, राज्य में विधानसभा का सदस्य, मुखिया, सरपंच, ये सब आपका जो किस में आ जाएगा, ये सब आपका आ जाएगा राजनीतिक कार्यपालिका में। वहीं अस्थायी कार्यपालिका में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो अस्थायी कार्यपालिका में आपका आ जाएगा एसपी, डीएम, दरोगा, जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं, दरोगा, सिपाही, यानी कि सरकारी नौकरी वाला जो भी इसमें आ जाता है, सिपाही नौकरी कहते हैं, जो भी इसमें सरकारी नौकरी वाला आ जाता है। और विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका जो पालन करवाता है, जो इसमें सरकारी वाला, ये अस्थाई में आ जाता है। राजनीतिक में आपका चलाएगा मुखिया, सरपंच, लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, ये सब किस में आ जाएगा आपका, राजनीतिक में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका है न्यायपालिका सिंपल है, एक लाइन में हम इसको समझा देते हैं, उतना डीप में नहीं जाना है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा उसका जो पालन करवाया गया, उसका जो शासन प्रशासन जो करवाया गया, उसमें जो विवाद उत्पन्न होगा,
कार्यपालिका के द्वारा पालन करवाए गए कानून में जो विवाद उत्पन्न होगा उसका जो निपटारा करेगा वो कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। और न्यायपालिका के अंतर्गत देखिएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसके बाद आपका कौन आ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रखंड स्तरीय पर आपका जो है प्रखंड में भी कोर्ट रहता है, अनुमंडल में सॉरी कोर्ट रहता है अनुमंडल में। तो ये सब किस में आ जाएगा? आपका न्यायपालिका में आ जाएगा, न्यायपालिका में आ जाएगा। अब गांव में कोनो विवाद उत्पन्न हुआ था आप अनुमंडल भागिएगा, जिला में कोनो विवाद उत्पन्न हुआ है तो सीधे आप जाइएगा कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइएगा। तो इसी तरह जो है सब एरिया में जाया जाता है, तो ये सब आपका न्यायपालिका में आ जाता है, न्यायपालिका। क्लियर है? यही आपका जो मेन पॉइंट था, बेसिक पॉइंट था आपका, बेसिक इसी को हम लोग को पढ़ना रहता है। अब यहाँ पर जो है हम लोग को पढ़ना रहता है क्या दोस्तों? दूसरा चैप्टर आपका शुरू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये चैप्टर? तो ये है आपका भारतीय संविधान की विकास यात्रा, भारतीय संविधान की विकास की यात्रा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसी में हम लोग पढ़ेंगे एक्ट के बारे में। यहां से मूल रूप से आपका जो है चैप्टर कहा जाए तो प्रारंभ होता है, चैप्टर आपका प्रारंभ होता है, चैप्टर आपका प्रारंभ होता है यहां से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स देखे सर, पॉलिटिकल आए हैं क्या? देखे आपका नोट्स बहुत बेहतरीन रूप से पॉलिटी का बन रहा है, अपलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को करवाएंगे। देखिए आपका नोट्स यहाँ पे बन रहा है, एकदम हैंड रिटेन आपको नोट्स देंगे, हैंड रिटेन नोट्स देंगे, लिखा रहा है। और शुरुआत जो आपका नोट्स का हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था का, ये आपका नोट्स है, आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्याय 1 से शुरू हुआ है, देख लीजिए ये कि नोट्स आपको मिलेगा, बहुत जल्द नोट्स मिलेगा, अभी लिखा ही रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं भारतीय संविधान का जो है आपका विकास की यात्रा, इसका विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान जो बना विकास कैसे बना। सबसे पहले संविधान क्या है? संविधान, संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का अगर हम बात करें दोस्तों तो संविधान आपका दो शब्द से मिलकर के बना है, जिसमें सबसे पहला आपका क्या है? सम, सम, और दूसरा आपका क्या है? विधान, दूसरा आपका क्या है? विधान। सम जो विधान बराबर क्या होता है? संविधान। और सम, सम का मतलब एक होता है जोर, एक सम का मतलब होता है जोर, लेकिन एक सम का मतलब होता है बराबर। एक सम का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका बराबर। एक सम का मतलब क्या होता है? आपका बराबर, बराबर। एक सम का मतलब होता है बराबर। वहीं आगे दूसरा शब्द आपका दिया हुआ है विधान। क्या दिया हुआ है? विधान। और विधान का मतलब होता है आपका कानून, विधि कह लीजिए या विधान कह लीजिए, इसका मतलब हो जाता है आपका कानून। अर्थात इसका पूरा मतलब हुआ है कि वैसा कानून जो सबके लिए बराबर हो उसी को संविधान कहा जाता है। वैसा कानून जो सबके लिए बराबर हो उसी को क्या कहा जाता है? आपका संविधान कहा जाता है। संविधान का मतलब ही होता है आपका सभी के लिए समान कानून, सभी के लिए समान कानून। इसलिए हम संविधान को पढ़ते हैं। और संविधान एक ऐसा चीज है, ना इससे ऊपर कोई संविधान में है, ना इससे नीचे कोई है। सबसे जो सर्वोच्च है दोस्तों वो संविधान ही है। सबसे सर्वोच्च कौन है? सबसे सर्वोच्च आपका कौन है? संविधान है। सबसे सर्वोच्च कौन है? ये आपका संविधान है। संविधान का, संविधान का अगर हम बात करें तो संविधान आपका दो प्रकार का होता है। संविधान जो आपका होता है वो दो प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, जिसमें दो प्रकार का अगर हम बात करें तो एक होता है आपका, पहला जो आपका होता है, पहला जो आपका होता है वो होता है आपका लिखित। एक आपका होता है लिखित, और दूसरा आपका कौन होता है? तो दूसरा होता है आपका अलिखित। अलिखित दूसरा क्या होता है? आपका अलिखित होता है। तो संविधान आपसे पूछेगा कि संविधान कितने प्रकार का होता है, तो संविधान आपका दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला लिखित, दूसरा अलिखित। अब लिखित संविधान है तो किसी ना किसी देश का तो लिखित होगा, किसी ना किसी देश का तो अलिखित संविधान होगा। अब अलिखित मतलब है ये नहीं है कि उस देश का संविधान है ही नहीं, उस देश का संविधान है लेकिन इकट्ठा एक जगह नहीं है, इकट्ठा एक जगह नहीं है। लिखित संविधान का अगर हम बात करें तो विश्व में एक देश आता है अमेरिका। विश्व में एक देश आता है, कौन सा? अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका ऐसा देश है जिसका सबसे पहला लिखित संविधान था। अमेरिका ऐसा देश है जिसका सबसे पहला जो लिखित संविधान था, किसका था? अमेरिका का था। और अमेरिका में बात कीजिएगा तो महज कितना संविधान है? तो सॉरी, अमेरिका में कितना अनुच्छेद है अमेरिका के संविधान में? तो मात्र 7 अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है।
कितना अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद पर पूरा अमेरिका चलता है, 7 अनुच्छेद पे पूरा अमेरिका चलता है। ये आपका हो गया कि पहला लिखित संविधान हो गया, पहला लिखित संविधान हो गया। इसी संदर्भ में अगर हम देखें दूसरा पॉइंट, तो एक जो आपका देश आता है वो देश है अपना देश भारत। कौन सा है? भारत। भारत ऐसा देश है जिसका विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसका? अब यहां पर लिखित में यहां पर दे दिया पॉइंट क्या? बड़ा। बड़ा सबसे जो लिखित संविधान है वो अपने देश भारत का है। और भारत के संविधान में अनुच्छेदों का बात कीजिएगा तो मूल तौर पर जो अनुच्छेदों का संख्या है, कुल अनुच्छेद है 395। इसी में क्लाउज जोड़ करके वर्तमान समय में जो बना दिया गया है 450 से अधिक अनुच्छेद है, 450 से अनुच्छेद है, 450 से अधिक अनुच्छेद है। आपसे पूछ देगा कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान वो अमेरिका का है। और वहीं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये आपका भारत का, भारत का। अब तो हम बड़ा देख लिए, बड़ा देख लिए, तो किसी ना किसी देश का तो छोटा भी लिखित संविधान होगा, किसी ना किसी देश का तो छोटा भी लिखित संविधान होगा। तो एक आपका महादेश आता है यूरोप महादेश। कौन सा महादेश? यूरोप महादेश। और यूरोप महादेश के अंतर्गत एक देश है, छोटा सा देश है, कौन सा? मोनाको। मोनाको देश है। कौन सा है? मोनाको। मोनाको एक ऐसा देश है जिसका सबसे छोटा लिखित संविधान है। लिखित संविधान है लेकिन सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो सबसे छोटा लिखित संविधान है ये आपका यूरोप महादेश के मोनाको देश का, यूरोप महादेश के मोनाको देश। अब ये तो लिखित हो गया, लिखित हो गया। आगे दिया हुआ है अलिखित, लेकिन अलिखित पर हम जाएंगे उससे पहले लिखने की जो प्रथा, ये तो कोई ना कोई तो सोचा होगा, लिखने की प्रथा कोई ना कोई तो सोचा होगा कि आखिर में लिखित संविधान होना चाहिए। तो यहां पर आ जाता है कि दोस्तों अवधारणा, उसी को प्रथा कह लीजिए या अवधारणा कह लीजिए। तो लिखित संविधान की अवधारणा यानी कि सोचने का क्षमता जो सबसे पहले जिस देश में विकास हुआ था, लिखित संविधान की अवधारणा का जो विकास हुआ था वो देश है आपका फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। तो सबसे पहले जो लिखित संविधान की अवधारणा का विकास हुआ था, अवधारणा का विकास लिखा नहीं गया था, लिखित संविधान की अवधारणा का विकास हुआ था फ्रांस में। और सबसे पहला जो लिखित संविधान हो गया था वो हो गया था अमेरिका का। अब इसको अगर हम छोटा सा पॉइंट में अगर हम समझाएं तो आप लोग इजिली इसको समझ लीजिएगा। अवधारणा क्या होता? अवधारणा क्या होता? अवधारणा क्या होता? जैसे हमारे दुबे सर है, दुबे सर, एग्जाम्पल दुबे सर। दुबे सर सोचे, दुबे सर सोचे कि हम इतिहास पढ़ाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे सुबह में 7 बजे। दुबे सर ये सोचे, दुबे सर सोचे कि इतिहास हम पढ़ाएंगे सुबह में 7 बजे। कब से पढ़ाएंगे? तो ये पढ़ाएंगे आपका 1 अगस्त से, 1 अगस्त से। ये सोचे ये बात, लेकिन इनके सोचने से पहले ही हम 30 जुलाई को जो है 30 जुलाई को इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिए। अवधारणा तो विकास हुआ था दुबे सर के मन में, लेकिन शुरुआत कौन कर दिया? हम कर दिए शुरुआत। वही है लिखित संविधान का अवधारणा का विकास। अवधारणा का विकास तो वो फ्रांस में हुआ था। अवधारणा का विकास यानी लिखित संविधान लिखने की प्रथा का सोचा था फ्रांस ने, लेकिन लिख दिया कौन? लिख दिया था अमेरिका, लिख दिया था। कौन लिख दिया था? अमेरिका लिख दिया। यही है दोनों में अंतर। अब आते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का बात करें तो एग्जाम्पल में देश ले लीजिएगा, बहुत देश है जिसमें आप ब्रिटेन को भी ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड को भी ले सकते हैं। ये सभी जो आपका अलिखित में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ संविधान नहीं है, संविधान है लेकिन इकट्ठा एक जगह नहीं है, संविधान है लेकिन इकट्ठा एक जगह नहीं है। ये सब आपका था बेसिक इंफॉर्मेशन। और आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पर है संविधान क्या है। तो संविधान आपको हम बताए थे 2 शब्द के मेल से बना है, सम और संविधान, सम और विधान, समान कानून। लेकिन यहाँ पे देखा जाए संविधान के बारे में, तो संविधान के बारे में दिया हुआ है कि संविधान जो वो नियम और उपनियम का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यानी कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है। जैसे हमारा लर्न विथ चंदन प्लेटफॉर्म चल रहा है, अब इसमें हमें किसी टीचर को शामिल करना है, किसी भी टीचर को शामिल करना है, तो मेरे कंपनी का कुछ ना कुछ रूल होगा, कुछ ना कुछ रेगुलेशन होगा, हम वो बनाए होंगे, हम लिखे होंगे कि उस टीचर को लाना है तो उसमें ये गुण होना चाहिए, उनको ऐसे ऐसे करना चाहिए, उनके लिए ये टर्म कंडीशन होगा। वही दस्तावेज होता है। वही संविधान के बारे में कहा कि संविधान जो है नियम और उपनियम का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार जो है सरकार का संचालन किया जाता है। किसका संचालन होता है? सरकार का संचालन होता है, सरकार का संचालन होता है, सरकार का संचालन होता है। और यह जो है देश का राजनीतिक व्यवस्था, क्या संविधान जो है देश का राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको निर्धारित करता है। क्या? तो वो संविधान निर्धारित करता है। और संविधान राज्य की विधायिका, राज्य का विधायिका, विधायिका क्या? कानून बनाने वाली,
कार्यपालिका कानून पालन करवाने वाली, न्यायपालिका विवाद उत्पन्न का निपटारा करने वाली न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों का दायित्व का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। यानी संविधान जो है दोस्तों, संविधान विधायिका का जो है, विधायिका का क्या अधिकार होगा, क्या दायित्व होगा वो देता है, कार्यपालिका का क्या दायित्व होगा, क्या अधिकार होगा वो देता है, न्यायपालिका का क्या दायित्व होगा, क्या अधिकार होगा वो देता है। कौन देता है? तो ये संविधान देता है। कौन देता है? संविधान देता है। यही है संविधान। इसी में संविधान को हम पढ़ते हैं, क्या? नियम को पढ़ते हैं, नियम को पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक संविधान, यानी जितना भी संविधान, प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्श, जरूरी नहीं है भारत का संविधान, कोई भी देश का संविधान, अमेरिका का संविधान, रूस का संविधान, चीन का संविधान, कोई भी देश का संविधान, संविधान जो है उस देश के आदर्श, उद्देश्य और उसके मूल्य का दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण, यानी आईना होता है। आईना की तरह काम करता है कि आपको क्या करना चाहिए वो आपको दिखाता है, दिखाता है। और संवैधानिक विधि, यानी कि संवैधानिक कानून देश की सर्वोच्च विधि होती है। यानी कि कोई भी संवैधानिक कानून है वो देश का सर्वोच्च कानून होगा, नहीं उससे बाहर कोई होगा, ना ही उससे नीचे। क्लियर है? आगे, तथा सभी अन्य विधि इसी पर आधारित होता है। यानी कि जितना भी कानून होता है दोस्तों वो सब संविधान में ही निहित होता है, और अन्य कानून भी इसी में आपका इसी पर आधारित होता है, इसी पर आधारित होता है। और संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता है, संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि ये जो है निरंतर पनपता रहता है। संविधान जो है एक बार का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जो बराबर जो है निरंतर, जो है निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी ये पनपता रहता है। और वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि वर्षों जो परंपरा चला आ रहा है वही देश के शासन प्रशासन को चलाने में और भूमिका अदा करता है। और यहां पर शब्द जो लिख दिया आपका, वर्षों से चली आ रही, इसी वर्षों से चली आ रही में हम पढ़ेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1774, 1774 आपका 1786, 86, 1813, 1813, 33, ये सब को जो पढ़ेंगे यही सब वर्षों से चला आ रहा है ना, उसी का इतिहास इसमें हम पढ़ेंगे। क्या देखिए, पहले वो सब जो होता था उसमें ऐसी व्यवस्था था, मंत्रिमंडल, गवर्नर जनरल, वायसराय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्या क्या बनते बनते आया, उसी को इसमें हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? आगे चलिए। आगे आपका संविधान का महत्व क्या है? संविधान का महत्व, संविधान का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का महत्व क्या है, संविधान का वैल्यू क्या है, तो ये सब बेसिक पॉइंट है। इस बेसिक पॉइंट को हम लोग को देखना चाहिए, बेसिक पॉइंट देखना चाहिए। और ये जो आज का हम पीडीएफ स्कैन किए थे इसको हम इस वीडियो लेक्चर के साथ अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग भी जो है बढ़िया से देख लीजिएगा। और जो इसमें पॉइंट आपको छांटना होगा छांट करके लिख दीजिएगा। हम पीडीएफ आपको जो है अपलोड कर देंगे, पूरा पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख करके इसको छांट लीजिएगा। और आपका बैच अभी से लेकर के बिहार पुलिस का एग्जाम आपका कब तक है? 3 अगस्त तक है। 3 अगस्त तक फ्री डेमो देंगे, ताकि कोई भी विद्यार्थी जो अभी बिहार पुलिस में लगे हुए हैं वो आसानी से क्लास को हमको ज्वाइन कर सके। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका संविधान का महत्व। संविधान का महत्व क्या होता है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट, तो संविधान का महत्व का बात करें तो संविधान जो है ये सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान ये बताता है कि संविधान, कानून का निर्माण कौन करेगा, संविधान कानून का निर्माण कौन करेगा। जैसे अभी हम पढ़े थे ना, कानून का निर्माण करने वाली संस्था कौन था? विधायिका। कौन था? विधायिका। तो यही बात तो संविधान हमको बताता है, संविधान यही तो हमको बताता है कि कानून का निर्माण कौन करेगा, तो कानून का निर्माण विधायिका करेगा। और विधायिका के बारे में संविधान में कहा गया। आगे, यह जो है समाज में शक्ति का मूल्य वितरण को स्पष्ट करता है। यानी संविधान जो है आपसे पूछ देगा कि संविधान का वैल्यू क्या है, तो पहला वैल्यू है कि कानून कौन बनाएगा ये बताता है। और समाज में जो शक्ति का बंटवारा करता है, विभाजन करता है, वो जो ये बात बताता है, कौन बताता है? संविधान। इस सबको हम पंचायती राज में हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। आगे, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा यह भी निर्धारित करता है। यानी कि यह लाइन कह रहा है कि निर्णय, समाज में निर्णय लेने, मान लीजिए कि भारत पूरा समाज है, भारत पूरा समाज है और पूरा भारत के बारे में अगर निर्णय लेना होगा तो ये निर्णय कौन लेता है? संसद लेता है। कौन लेता है? संसद लेता है। और यही संसद का चर्चा संविधान में किया गया है, संविधान में किया गया। कोई भी समाज, मान लीजिए कि मुखिया होता है, मुखिया होगा, लेकिन मुखिया का निर्माण कैसे होगा यही बात हमको संविधान बताता है।
संविधान बताता है, उसी के बारे में इसमें देखते हैं आगे। ये समाज की आकांक्षाओं और उसका लक्ष्य को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है तो उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। अर्थात कोई भी मामला हो गया, उसमें कोई भी लक्ष्य अगर हम निर्धारित, सरकार लक्ष्य निर्धारित करता है कि फलना ईस्वी तक फलना होगा, फलना ईस्वी तक फलना होगा, ये सब जो निर्धारित लक्ष्य होता है ये सब संविधान के अनुसार होता है। अब उसी में जो है कोई भी मामला अगर देखिएगा, कोई भी मामला उसमें फंस जाता है, कोई भी मामला को न्यायपूर्ण करना, न्याय उसमें देना रहेगा, न्याय देना रहेगा तो किसके अनुसार देंगे? सब संविधान के अनुसार देंगे। सब कुछ किसके अनुसार देंगे? संविधान के अनुसार देंगे। ये सब आपका बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। आगे ये जो है संविधान, आपका संविधान का अगला जो महत्व है, ये समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। यानी कि भारत का आप देखिएगा कि वर्ल्ड लेवल पर कैसा पहचान है, ये सब जो पहचान दिया है, कौन दिया है? संविधान दिया। संविधान में कानून है, तब तो मोदी जी अभी जाकर के विदेश घुमाते हैं, विदेश का दौरा करते हैं, विदेश का भ्रमण करते हैं, विदेश में भ्रमण करते हैं। ये सब कौन? संविधान के थ्रू होता है। ये सब संविधान का जो महत्व है। आगे संविधान जो है ये राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों और अधिकारों को परिभाषित करता है। तो वही बात, विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका उसका पालन करवाता है, न्यायपालिका कोई भी वाद विवाद होता है तो उसका निपटारा करता है, ये सब अधिकार देता है। यानी उसके पास तो ये सब शक्ति है, ये सब जो शक्ति है कौन देता है? संविधान देता है। किसी भी देश को, किसी भी देश पे इसको अप्लाई कर लीजिए, संविधान के फॉर्मेट में कहीं भी अप्लाई कर लीजिए। इस संविधान को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में भी। आपके जीवन का संविधान क्या है, इसको अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे अप्लाई कर सकते हैं, सब जगह ये अप्लाई होगा, सब जगह ये अप्लाई। क्लियर है? ये सब अधिकार कौन देता है? संविधान। ये सब संविधान का महत्व है। आगे ये राज्य के अंग के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश, क्या? उन्हें निरंकुश तानाशाह होने से रोकता है, निरंकुश उन्हें तानाशाह होने से रोकता है। यानी कि अब देखिए, राज्य का अधिकार का अंग कौन सा हो गया? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मान लीजिए कार्यपालिका, विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया है, क्या? बिहार का ही ले लीजिए कि शराबबंदी है, शराबबंदी क्या है? शराबबंदी है। अब शराबबंदी ये तो आपका विधायिका ये बना दिया, पालन कौन करवाएगा? कार्यपालिका करवाएगा, कार्यपालिका। लेकिन अगर वो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका वो निरंकुश हो गया और तानाशाह हो गया, मतलब शराब तो बंद है लेकिन ये जो है अपना मन से, कार्यपालिका अपना मन से शराब का तस्करी करवा रहा है, शराब को बेच रहा है, इस सब पर जो प्रतिबंध लगाता है कौन लगाता है? संविधान लगाता है, संविधान लगाता है, संविधान लगाता है। क्लियर है? आगे ये सब संविधान का महत्व है। संविधान एक आईना है, क्या है? आईना है, एक दर्पण है, मिरर है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। यानी कि आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब का जो मिलता है झलक किसमें मिलता है? संविधान में मिलता है। संविधान में सब कुछ का उल्लेख होता है, संविधान में सब कुछ का उल्लेख होता है। ये सब उसका क्या है? आपका विशेषता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों एक पॉइंट, क्या? तो संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किया गया। यानी संविधान में जो है, संविधान में बहुत सारे प्रावधान जो है कहां से ग्रहण किया गया है? ब्रिटिश शासन से ग्रहण किया गया है। और ब्रिटिशों द्वारा क्या? ब्रिटिशों द्वारा जो है समय समय पर लाए गए अधिनियम, क्या? अधिनियम जो है वो भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा या ढांचा को तैयार करता है। इस लाइन को एक बार और हम समझा देते हैं। जब भारत गुलाम था किसका? ब्रिटिश का। जब भारत गुलाम था ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश के द्वारा जो है समय समय पर अधिनियम लाया जाता था और उस अधिनियम में कुछ ऐसा प्रावधान था जो कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और वही सब प्रावधान को जब भारत के संविधान में शामिल किया गया है, वही कह रहा है कि विधिक रूपरेखा और ढांचा को जो तैयार किया गया है किससे? तो ये आपका ब्रिटिश शासन से लिए गए प्रावधान से, जिसमें हम एक्ट के बारे में मूल रूप से पढ़ते हैं, एक्ट के बारे में मूल रूप से पढ़ते हैं। लेकिन एक्ट को पढ़ेंगे उससे पहले देखिए यहां से जो है अब हम लोग का शुरू हो जाता है। यहां देखिए दिया हुआ है पॉइंट, भारतीय संविधान का विकास का संक्षिप्त इतिहास, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ भी रहे हैं कि 1757 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, पलासी का लड़ाई। 1757 ईस्वी में आपका जो है पलासी का लड़ाई हुआ था। 1757 में किसका लड़ाई हुआ था? पलासी का लड़ाई हुआ था। और ये जब युद्ध हो रहा था उस समय जो भारत में जो है शासन प्रशासन कर रहा था वो मुगल का शासन था। किसका शासन था? मुगल का शासन था, मुगल वंश का शासन था। और ये लड़ाई आपका जो है 1757 को हुआ था
अंग्रेज और भारतीय सेना के बीच हुआ था। और एक लड़ाई उसके बाद और हुआ था 1764 में, बक्सर का लड़ाई हुआ था। कब हुआ था? बक्सर का लड़ाई 1764 में हुआ था। और इस दोनों युद्ध में 1757 के प्लासी युद्ध में भी और 1764 के आपका बक्सर युद्ध में भी जो है आपका अंग्रेज ये जीता था। कौन जीता था? अंग्रेज जीता था। अंग्रेज इसमें जीत गया था। और जब अंग्रेज जीत गया था, भारतीय शासक को हरा दिया था, मुगल शासक को हरा दिया था, मुगल शासक को हरा दिया था, तो उसके जीत लिए जाने के बाद जो है बंगाल पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गए। यानी कि 1757 और 1764 का जो आपका ये दो युद्ध हुआ, इसमें जब हरा दिया था, आपका मुगल शासक को हरा दिया था, तो बंगाल पर जो सबसे पहला अधिकार हुआ किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था? तो ये कंपनी जो ये व्यापारिक कंपनी था, ये व्यापार करने आया था, अपना व्यापार करने आया था। और उसके बाद इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, यानी कि पहला जो शासन अपना बंगाल पर किया, कहां किया था? बंगाल पर किया था। इसी को और निरंतर कह लीजिए, क्या? निरंतर, यानी आगे के लिए निरंतर बढ़ाने के लिए जो है, बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किया। यानी इसी शासन प्रशासन को जो है बंगाल पर जैसे कर लिया, तो इसी शासन प्रशासन को आगे जो है आगे और निरंतर चलता रहे, इसी को चलाए रखने के लिए समय समय पर कुछ एक्ट लाया गया, जिसको हम भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास में जो है इतिहास में पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं किसको? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कलम? अब यहां पर है दोस्तों, चलिए यहां पर अब है आपका क्या? संवैधानिक विकास का चरण। वहां तक तो आप देखें कि अंग्रेज का शासन था और 1757-1764 में दो युद्ध लड़ा, बंगाल पर अधिकार कर लिया। वो सबको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बेसिकली उतना डिटेल्स जाना नहीं हमको, पॉलिटी का कॉन्सेप्ट इसमें छाटना है पढ़ाने के लिए। तो अब 1757 जोड़ेंगे तो 1947 हिस्ट्री वहां से भी शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था वो दो क्रम में हुआ था, जिसमें सबसे पहले आपका हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, यानी कुछ अधिनियम कंपनी के अधीन पारित हुआ। उसके बाद दूसरा आपका जो है ब्रिटिश ताज, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कुछ अधिनियम पारित हुआ। और ब्रिटिश कंपनी का जो शासन रहा है भारत में, वो 1773 से लेकर के 1853 तक। कब तक? 1853 तक। और इसके बाद जो आपका मूल रूप से यहाँ 1858 कर लीजिए, 1858 तक जो आपका कौन कंपनी शासन किया था। और उसके बाद कंपनी को जो है भारत से हटा दिया गया और डायरेक्ट शासन अपने हाथ में कौन ले लिया? तो ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले लिया। कौन? ब्रिटिश सरकार। और ये शासन किया था 1858 से 1947 तक। और 1947 में आपका भारत आजाद हो गया था। 1947 में आपका क्या हुआ था? भारत आजाद हो गया था। भारत आजाद हो गया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पारित अधिनियम कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन इसको देखेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में देखने से पहले आपको दुबे सर से रूबरू करवा देते हैं। दुबे सर आइएगा, जो आपको साइंस पढ़ाएंगे। ये हमारे दुबे सर हैं और इनसे इंट्रोडक्शन और बहुत बेहतरीन बीपीएससी ये मेंस इस बार लिखे हैं, दरोगा मेरिट आउट हैं, एनटीपीसी भी इनका इस बार दिए हैं लेकर के, वो भी क्वालिफाई है। तो 2 लाइन अभी बोल दीजिए, फिर हम छात्र को अंतिम रूप से संबोधित कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। और आपका पॉलिटी वाला क्लास जो है स्टार्ट किया गया है, जो चंदन सर खुद क्लास कंडक्ट करा रहे हैं। और हमें यकीन है कि आप लोग का ऐसा कंटेंट जो है ना वो मार्केट में तो कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतने सारे बुकों का एक कम्बिनेशन से बनाया गया है ना। एनसीईआरटी से लेकर के लक्ष्मीकांत से लेकर के दृष्टि के सारे कंटेंट, जितने भी कंटेंट है वो बहुत सारे किताबों का एक समूह से वो कंटेंट तैयार किया गया है वो। तो आशा करते हैं कि यह क्लास जो है ना आप लोग को ऐसा क्लास रहेगा जो अभी तक कहीं नहीं आप लोग किए होंगे वो क्लास। और यह क्लास कंप्लीट करने के बाद जो है ना कि पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या साइंस हो, कहीं से आप लोग को कोई भी टॉपिक बाकी नहीं रहेगा और सारे क्लास में आप लोग कवर कर लेंगे। और आपको मेरे बारे में पता होगा, मैं दुबे सर हूँ और मैं आप लोग को साइंस वाला जो पोर्सन जो है ना, कंप्लीट साइंस अगर बात करें अगर, तो साइंस वाला जो आपका चलेगा, इसमें सबसे पहले हम चालू करने जा रहे हैं फिजिक्स। जैसा कि आपको चंदन सर बताए हैं,
पी वाला क्लास चलेगा। पी से पॉलिटी हो गया आपका और पी से आपका फिजिक्स हो गया। तो हम लोग फिजिक्स में जितने भी टॉपिक है ना, मतलब कि बीपीएससी लेवल तक हम लोग कवर करेंगे। और यकीन मानिए आप कि साइंस जो है ना, बस अब बताएंगे नहीं, आप लोग को पूरा क्लास में कवर करा देंगे हम। देख लीजिएगा आप लोग, कहीं से भी कंटेंट बाकी नहीं रहेगा, इस बात का आप यकीन मानिएगा। और ऐसा नोट्स तैयार कर रहे हैं हम ताकि मार्केट में तो कहीं नहीं मिलने वाला है वो नोट्स। मतलब सारा एग्जाम पॉइंट को देखते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर है वो सारे प्रीवियस ईयर को के आधार पर बनाया गया है वो नोट्स हो। और काफ़ी स्टडी करने के बाद समझिए कि मतलब कि एक पेज लिखने के लिए मेरे को जो है ना वो 3 से 4 घंटा स्टडी करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये सफिशियंट है। बस चलिए, बस इतना ही कहकर मैं सोनू सरगम का एक मैसेज पहले भी आया था, हम बोले थे कि लास्ट में हम बता देंगे आपको। ठीक है सर, बैठिए, हम फिर बात करते हैं विद्यार्थी से। हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, आपका डाउट क्लियर कर देते हैं सोनू जी। आपका मैसेज था कि जो आपका भैया दरोगा टेस्ट सीरीज हम लिए हुए हैं, दरोगा बैच भी लेना जरूरी है क्या? देखिए, सब कुछ हम ओपनली इसमें हम आपको बता चुके हैं। दरोगा बैच कैसे चलेगा, कौन कौन किताब को हम आधार बना करके पढ़ाएंगे। आप चाहिएगा तो ये खुद से भी कर सकते हैं, अगर नहीं आपको बैच करना है तो बैच कर सकते हैं। बैच क्या है ना, आपको थ्योरेटिकल आपको जानकारी देता है। और एमसीक्यू टेस्ट क्या होता है ना कि क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है और उसको आपको बनाना है। अगर आप सिलेबस पढ़े हुए हैं तो आप केवल टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिलेबस नहीं पढ़े हुए हैं, आप थ्योरी बैच कीजिए, थ्योरी बैच कीजिए, टेस्ट दीजिए, दोनों चीज़ कीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सिलेबस कितना किए हैं, सिलेबस कितना किए हैं। और सिलेबस कर लिए हैं तो आप सिर्फ टेस्ट दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मेरा कंटेंट आप लोग को बेहतरीन जाएगा। हम अभी भी बोलेंगे कि पूरा भरोसा हो जाएगा तब जा करके बैच लीजिएगा। जीरो से एकदम लेकर के चल रहे हैं, बेसिक बेसिक पॉइंट। और ये पीडीएफ जो है ना, ये बोर्ड पे लगा हुआ, ये हम इसी वीडियो के साथ अभी मर्ज करके अपलोड कर देंगे। फिर कल क्लास आपका लेते हैं और कल से ही आपका जो है फिजिक्स भी शुरू हो जाएगा। अल्टरनेट में चलेगा। 1 घंटा पहले मेरा पॉलिटी होगा 10 से 11, और उसके बाद 11 से 12 आपका जो है दुबे सर का क्लास होगा। 11 से 12 2 घंटा का क्लास चलेगा फिजिक्स, और सबका नोट्स मिलेगा। हम एक चैप्टर का नोट्स अभी स्कैन करके आपको अपलोड कर देंगे ओरिजिनल। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जैसा भी आपका फीडबैक होगा आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। मार्केटिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़िएगा, जितना हम समझाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।